बोल ज़बां अब तक तेरी है लहरों के दोष पे आवाज़ के इस खूबसूरत रिश्ते से मुंसलिक हम और आप रहते हैं इस शो में। इसका नाम है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। तमाम सुनने वालों को और आज देखने वालों को जी जो फेसबुक लाइव पे हमें देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी वार्म वेलकम टू द शो लेडीज़ एंड जेंटलमैन। स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं आप तमाम लोगों को इस शो में। लिसनर शो है हमारा और आज का ये जो लिसनर शो है ये स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप लोग फेसबुक लाइव पे और यूट्यूब पे लिसनर शो बड़ा कम देखते हैं, इसलिए हमने कहा चलिए इसी बहाने शो को रिकॉर्ड करते हैं तो आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आगे ईद भी आने वाली है और भी बहुत सारे मामलात हैं। और लिसनर शो में होता क्या है, वो लोग जो हमें पहली पहली दफ़ा दुनिया में देखेंगे जी फेसबुक लाइव के थ्रू, और बाकी जो आउटलेट्स हैं उनको हम बताते चलें। इसमें लिसनर्स के ऊपर होता है ये शो, वो इसको जिस तरफ लेके जाते हैं हम साथ चल पड़ते हैं, और फिर ऊँट किसी करवट बैठता है और किसी को कुछ नहीं पता होता कि आज के शो में इख्तिताम किस चीज़ पे होगा। तो नंबर है स्टूडियो का 9725019390। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इंपॉर्टेंट बात, वो लोग जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, रेडियो आज़ाद ऐप है जी हमारा आईफोन पे, एंड्रॉयड पे, उन तमाम लोगों को हम बताते चलें कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारी ज़िंदगी आसान कर रहे हैं और साथ साथ अपनी भी। तो फर्स्ट लकी कॉलर ऑफ द डे बोल के लब आज़ाद है तेरे का। लेट्स सी हू डू वी हैव हियर। रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज तो बड़े कलरफुल लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि फेसबुक लाइव सही काम कर रहा है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारे लग रहे हैं आज। जरा आपने, वरना नॉर्मली आप ग्रे पहनते हैं, बहुत कलर, ठीक। तो आज बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, मैं, हेलो, कैन जी यू हियर मी? बिल्कुल सुन रहा हूँ, साथ साथ बाकी लोगों को भी लॉक करना है ना। अच्छा अच्छा, ओके, अच्छा ठीक है, ओके। तो मैं ये कह रही थी, एक तो पहले आपका लास्ट शो के बारे में कि बहुत जबरदस्त था, मतलब एक एक जो जो क्वेश्चन किए थे उसके जो आंसर्स आपने दिए थे बहुत जबरदस्त थे। लेकिन मेरा जो था, मेरे साथ बड़ी जो ना, आप वो जो ना सुतेलो वाला सलूक करते हैं। हाँ, आप सारी हमेशा पहले कॉलर बन के बहुत सारे लोगों के साथ सुतेलों वाला सलूक करती हैं। वो असल में जब फ्लो इतना बन जाता है ना शो का, तो आपका जो सवाल अगर एक हो या दो हो तो बीच में से एक आध रह जाता है, और मुझे पता है आपने कहाँ जाना है। इंशाल्लाह अगले दिन फिर करेंगे और फिर हम बात कर लेंगे। तो चलिए शुरू कीजिए आप, आज आप पहले अच्छा, आपके तो सवाल मैं अपना क्वेश्चन वो रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि जब आपका लिसनर शो आता है तो वो मेरे जहन में एक सवाल आया था कि मैं, आई वॉज लाइक वेरी सरप्राइज होती हूँ कि आप ऐसे ब्लाइंडली आ जाते हैं कि आप अनाउंसमेंट कर देते हैं लिसनर शो है, तो मतलब इट्स रियली अमेजिंग। और फिर आपको मैंने कहा था कि जैसे कॉलर आते, अभी तो लाइव शो देखिए, अब आप लाइव आ रहे हैं लिसनर पे, यू डोंट नो कि क्या होने वाला है, क्या होगा आगे, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, लोग क्या करने वाले हैं। लाइक आपके पास कोई तैयारी नहीं, एक ब्लैंक पेपर, एक पेंसिल या पेन होता है और उस पर आप पूरा शो कर रहे होते हैं। तो मुझे सिर्फ ये पूछना है कि ये क्या आपकी स्ट्रैटेजी होती है, किस तरह आप ये लिसनर शो बनाते हैं, और ये इतना फ्लो में माशाल्लाह चलता है कि कहीं एक ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि कोई ब्रेक नहीं आता है, और माशाल्लाह कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है कि जिसका आंसर आप ना देते हो, और इतना अच्छा और डिटेल में देते हैं। तो मुझे ये फीलिंग आती है कि जैसे कोई जंबील है और उसमें हाथ डालो और सामान निकलते ही आता है, निकलते ही आता है। तो आपका, यू आर जस्ट लाइक दैट कि आपको कोई बंदा कैसा भी क्वेश्चन कर ले, कभी कभी हम स्टूपिड बात भी करते हैं और आप उसको इतने अच्छे उसके एंगल्स देते हैं, इतनी अच्छी, मतलब हमें इतना सेटिस्फाई करते हैं। तो ये आप मुझे बताइए, क्योंकि चलिए आज ऐसा करते हैं, लंबी बात होगी, चलिए ऐसा करते हैं, आज आप के सामने जो कुछ भी इस शो में होता है ना, मैं ये सब कैसे करता हूँ, आज आप वीडियो पे देख लें सारे के सारे, ठीक है? चले ठीक है, ओके ओके। कागज है, पेन है, और आपके सवाल से शुरू करते हैं और उसके बाद लोग आते जाएंगे, तांता इंशाल्लाह बन जाएगा, और उसके बाद जो जो पॉइंट्स आते हैं ना वो फिर कैसे, और उसी से गाने मेरे जहन में कैसे आते हैं, मैं कैसे उसको लेके आता हूँ, और उसी से ये 2 घंटे की कैसी प्रेजेंटेशन बनती है, सारा आज आपको वीडियो पे करके दिखा देते हैं, ठीक है? चले ठीक है, ओके। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले जी शो कैसे करते हैं, लेकिन साथ एक और कॉलर है, पहले उनको भी ले लेते हैं। रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं? देखें, आज भी जहरा जी ने फिर बीट कर दिया। हाँ, देख लें। हालांकि मैंने कॉल कब मिला ली थी कि मैंने सोचा था आज काम साइड पे रख के, हमेशा चलते फिरते मैं काम भी कर रही होती हूँ, बातें भी। और आप ये देखें, आज तो मैं टाइम निकाल के सबसे पहले कॉल, और आज आप, क्योंकि लोग देख भी रहे हैं, तो मैंने जैसे ही आपने कॉल की उसी वक्त लॉक किया, लेकिन जहरा जी पहले आ चुकी थी। अब तो हमें पता चल गया कि इनके पास कुछ है। हाँ जी, कोई ऐसे गिदड़ सिंगी रखी हुई है उन्होंने, जो वैसे तो काम नहीं करती लेकिन यहाँ काम कर जाती है। जी सही। मैं जहरा जी के जवाब में ये कहूंगी, जिन्होंने आपसे सवाल किया
देखें, जब हमें 5th 6th 7th 8th ग्रेड में जब हमें एसेज लिखने को दिए जाते हैं या रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को जो वो आप लिखते हैं, तो उस वक्त हमारे पास ना वोकैबुलरी होती है, ना हमारे पास मटेरियल होता है, ना हमारे पास तजर्बा होता है, ना हमारे पास स्टोरीज ऑफ लाइफ होती हैं जो इस एज में जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया, जो आपने आंखों देखा, हाल फौज में देखा, जो ट्रेनिंग हासिल की, जो भी चीजें की, इंटरेक्शन विद ह्यूमंस, चाहे वो लाइफ कोचिंग की या लोगों के मसाइल सुने, सो आपके पास अब उम्र यार की जंबील में इतना खजाना है कि आप उस एक्सपीरियंस की रोशनी में आप अपने आप, कहते हैं ना मैं जवाब नहीं देता पर आप अपना ओपिनियन देते हैं जी। सो एक इसके लिए भी कि बाज लोग, जैसे आपने कहा ना 70 साल के शख्स ने फोन किया है, 90 का, पूरी उम्र गुजर जाती है या उम्रें गुजर जाती हैं, तजर्बा हासिल ही नहीं करते, न सीखते हैं जी। और क्योंकि इसके लिए भी एक खास आंख और खास आपका चेम्बर चाहिए जहां पे आप उन एक्सपीरियंसेस को पल्लू से बांधें या एब्जॉर्ब करेंगे और उस रोशनी में आगे आने वाले वक्त को देखेंगे जो आप करते हैं। ये जितना आपने बताया ना, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं अभी। आज आपने हाँ, मुझे हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपकी कॉलर चाहिए क्योंकि 30 मिनट्स में ना रेडियो की ऑडियंस बदल जाती है। मेरे साथ रहिएगा, और भी कॉल्स हैं साथ। ये मैं बाकी कॉल्स लेता हूँ, लेकिन पहले आज जहरा जी को पहले फारिग करते हैं, ठीक है जी। हमेशा उनका पॉइंट रह जाता है और सवाल बड़े मज़े के और बहुत प्यार से और बड़ी एहतराम से वो करती हैं, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो उनकी शो से मोहब्बत और ऑडियंस से मोहब्बत, हम सब से प्यार और दुलार जो है वो इतना ऑब्वियस होता है। जो एक तो जो अभी शहनाज जी ने कहा, एग्जैक्टली ये रीज़न है। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं हर आदमी का एक मेथड ऑफ मैडनेस होता है। कोई भी चीज़ कैसे की जाती है। जो शायर होता है, जो प्रोग्रामर होता है, जो पेंटर होता है ना, उसका माइंड उसकी प्रैक्टिस की वजह से भी, और कुछ एबिलिटी एक ऐसी होती है हर बंदे में जो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से माइंड पहले से वाइड होता है। आपने उस वायरिंग, वो जो वाइड अप माइंड होता है ना, उसके साथ मसला ये होता है कि हमारी बहुत सारी, हम ही उसके रास्ते में खड़े होते हैं कि वो कोई मिरेकल क्यों ना करे। तो जैसे वो आज की आज़ाद थॉट आने वाली है आप लोगों को azadkhan.official पे, और उसके बाद रेडियो आज़ाद का जो हमारा ऑफिशियल पेज है उस पर आप देख पाएंगे कि आवर ब्रेन्स आर वायर्ड टू डू मिरेकल्स, इट्स अस स्टैंडिंग इन द वे। सो अब ये इट्स अस स्टैंडिंग इन द वे का क्या मतलब है? वो भी इस शो में जो कुछ भी होता है पिछले 12 सालों से और यहाँ तक हम पहुँचे हैं, 2 घंटे का शो ट्रांसफॉर्म हुआ है इतने बड़े रेडियो स्टेशन में। आज 34 प्रोग्रामर्स हैं, हमसे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्रामर प्रोग्राम करते हैं, 7-8 डिफरेंट लैंग्वेजेस में करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से हैं, डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं जो सब इकट्ठे होकर ये सारा काम करते हैं। तो एक तो रीज़न ये है कि लाइफ इज़ द प्रेपरेशन। इतने सालों जो ज़िंदगी गुजारी है, जो प्रोफेशन देखे हैं, जो ट्रैवलिंग की है, जो लिखा पढ़ा है, जो एक्सपीरियंसेस अपनी ज़िंदगी में किए हैं, उन सब को सामने तो मेरे अंदर ही है ना। कोई चीज़ कहीं जाती नहीं, जैसे मैं कहता हूँ इट्स ऑल इन द बैक ऑफ योर माइंड। और आप उसको रिट्रीव कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि हम, वो कहते हैं ना, लड़ाई के बाद जो मुक्का याद है उसको अपने मुंह पे मार लेना चाहिए, कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए लड़ाई से पहले आपकी प्रेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो प्रेपरेशन होगी आपकी ज़िंदगी जैसे आप जीते, फिर आपने अगर उन चीज़ों को जिसके बारे में बात करते हैं वो रोज़ उठते बैठते आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली के इश्यूज़ में, अपने प्रोफेशन के जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, लोगों के साथ जो मसाइल होते हैं, ज़माना जिसमें हम रहते हैं उसके साथ होते हैं, वो आप रोज़ जी रहे होते हैं। तो उसके लिए आपको कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अब बात होती है रिट्रीव करने की, सही बात को सही तरीके से कहने की, और उसके बाद वो बात इस तरह की जाए और रिदम में की जाए और उस ज़बान में की जाए जो कि हमारी ऑडियंस तक पहुंच जाए और किसी के लिए कोई आसानी पैदा हो जाए। तो ये सबसे पहले इसकी नीयत बनाई जाती है कि आप क्या काम करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं ये काम, आपके काम में ऐसी क्या ख़ास बात है जो कोई और नहीं कर रहा, ठीक। तो पहले ये समझना पड़ता है। शो का जो मेरा दिन होता है ना, ये स्पेशल इसलिए मैं हफ्ते में 7 दिनों में 3 दिन लाइव शो करता हूँ, क्योंकि इसकी प्रेपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और बड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। उस दिन मेरा पूरा वो जो 3 दिन होते हैं वो मेरे बाकी 4 दिनों से टोटली डिफरेंट होते हैं। और उन दिनों में मैं कुछ काम करता हूँ और कुछ काम नहीं करता। इन 3 दिनों में मैं माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रखता हूँ। इन 3 दिनों में वो लोग जो नासमझ हैं और बार बार एक ही बात करते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली में, चाहे हमारे काम से रिलेटेड हैं, चाहे हमारे डिफरेंट जो 3-4 मैं काम करता हूँ उससे रिलेटेड हैं, उन लोगों को, क्योंकि ये एनर्जी कंज्यूमिंग होते हैं, आपको पता नहीं चलता है, डिप्लीट हो जाती है आपकी एनर्जी, क्योंकि वर्ड एनर्जी है, थॉट्स एनर्जी हैं, ठीक। तो
एनर्जी जो हमारे पास है वो एक लिमिटेड अमाउंट में होती है। हर बंदे के पास रोज़ाना वो क्या खाता है, वो क्या सोचता है, उस दिन क्या करता है, ये सब का सब वो अपनी एनर्जी के थ्रू करता है। और ये ख़त्म ना हो और इसका रेजर्वायर जो है रिसोर्स पक्का रहे उस दिन, ताकि आप लोगों को ये दे सकें। सो उस दिन आपको, उस दिन मैं थोड़ी देर सूरज में भी बैठता हूँ, उस दिन मैं ज़मीन के ऊपर मिट्टी में पैर डाल के थोड़ी सी 10-15 मिनट वॉक भी करता हूँ। उस दिन मैं अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करता हूँ। ज़मा और मकान के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको उस वक्त नहीं सोचता, मैं ब्लॉक करता हूँ। ठीक है जी, ब्लॉकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमने 2 पार्ट्स कर चुके हैं, स्ट्रेसेस ऑफ मॉडर्न डे लाइफ। हम लोगों को ब्लॉक करना नहीं आता चीज़ों को। वो लोग जो एनर्जी ड्रेन करते हैं, हम उनको ब्लॉक करना, हमें पहले पता ही नहीं होता ये हो क्या रहा है हमारे साथ। पता लग जाता है जब, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि इस दिन जो जो चीज़ आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रही हैं चीज़ें, वो हो सकता है टाइम ज़ाया करना भी हो सकता है उस दिन आप एक और इम्पॉर्टेंट बात, शो करने से पहले कभी भी मैं खाना नहीं खाता। कोई भी परफॉर्मर, कोई भी बंदा जिसको ब्रेन को फुल फंक्शन में रखना है, वो पेट भर के खाना नहीं खा सकता, क्योंकि अगर वो खाएगा खून सारे का सारा पेट में अपने काम पे तोड़ फोड़ पे लग जाता है खाने की, तो आपके पास ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह आप थोड़ा सा खा सकते हैं, या फिर कैफ़ीन वगैरह, ताकि किक मिले आपको और आपका ध्यान जो है ना वो उसके ऊपर आप रख सकें। सो ये कुछ प्रेपरेशंस हैं जो उस दिन करनी पड़ती हैं, और उस दिन माइंड को रिलैक्स रखना पड़ता है। जब सब प्रिपेयर्ड हो, एक्सपीरियंस भी आ गया है आपके पास, ट्रस्ट लोगों का भी आ गया है, कॉन्फिडेंस भी रोज़ का आपका काम है, माइंड भी वाइड अप है, सब पे ईमान लाना पड़ता है पहली बात। फिर उसके बाद ऑडियंस हमारी जो है, कुछ उल्टी सीधी चीज़ हो जाती है तो माफ़ कर देंगे और ठीक कर लेंगे, तस्दीक कर लेंगे हम। और बाकी उनको पता है कितने सालों से हमारे साथ हैं कि हमारी इंटेंशंस और उनकी इंटेंशंस क्या है इस शो से। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर ये शो बनता है। और सब, इवन मेरे बहन भाइयों से लेकर मेरे साथ काम करने वालों को पता होता है कि मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, ये जो 3 भाई साहब को ये 3 दिनों में छेड़ना नहीं है, ये तंग नहीं करना। जब तक कोई ऑफ कोर्स कोई इमरजेंसी हो जाए या और कोई मसला ऐसा हो जाए दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, उसको देनी पड़ती है। सो ये 3 दिन जो होते हैं स्पेशल डेज होते हैं। इन 3 दिनों में जो कुछ भी होता है वो आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है जी। सो मैं जो काम है वो वाइड अप माइंड, या जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरा पैशन है, उसको फॉलो करने के लिए उन दिनों में भी आप किस मूड से आते हैं, क्या सोच के आते हैं। अगर मूड नहीं है, फ़र्ज़ करें, लेकिन आज जैसे मूड नहीं था, ठीक है, तो मूड बनाना पड़ता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मूड को बनाया कैसे जाएगा। ये मेथड ऑफ मैडनेस में आता है। हर राइटर का, हर किसी भी क्रिएटिव आदमी का एक प्रोसेस होता है जो दूसरे ना कभी समझ सकते हैं, ना कभी समझेंगे, और हमेशा वो कोशिश करेंगे, चाहते नहीं है जानबूझ के वो, लेकिन वो उसको ना जानते हुए भी ब्लॉक कर देते हैं और उनको समझ नहीं आती, और वो करना आपकी हेल्प चाहते हैं। तो जब किसी भी आदमी को आप हेल्प करना चाहते हैं तो उससे पूछा करें कि आपके लिए क्या चीज़ हेल्पफुल है, जिससे आपका काम आसान हो सके और रिश्ते और मामला ठीक हो सके। सो ये शो की तैयारी होती है जी। बाकी कागज़ है, पेंसिल है, दिमाग है, आपका है, ज़िंदगी हमने गुजारी है, और सवालों के जवाब नहीं देता हूँ मैं। आपका क्वेश्चन का एक एंगल होता है, और मैं अपना ज़िंदगी से सीखा हुआ, मुस्तार लिया हुआ, या सीखा हुआ, या एक्सपीरियंस किया हुआ एक पॉइंट है, वो आप लोगों को देता हूँ। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको कोई पॉइंट के ऊपर पॉइंट ना मिले। हम गांव के लोग हैं, जब कोई सौगात लोग लेके आते हैं ना, तो फिर हम या तो प्लेट अच्छी तरह धो के देते हैं उसको, साफ़ सुथरी करके, उसमें मुंह नज़र आए उनको अपना, या फिर उसमें कोई ना कोई चीज़ डाल के देते हैं। तो आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे। कोई है हमारे साथ? पहला पॉइंट हो गया। रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद जी। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम। अभी जो शनाज जी कह रही थी कि जहरा जी आ गई पहले, हालांकि उन्होंने कोशिश की थी, तो उस बात पे मैं ये कहूंगी जहरा जी को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और उनके पीछे जो है ना 106 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है। एग्जैक्टली। क्योंकि 106 मुल्कों में जहाँ जहाँ पे बोल के लब आज़ाद तेरे रेडियो आज़ाद की ट्रांसमिशन जाती है, वो सब, और इंग्लैंड में FM पे भी चल रहा है, और YouTube पे भी चल रहा है रेडियो आज़ाद। तो जहाँ जहाँ पे हम हैं वो सारे मुल्कों की पुलिस उनके पीछे लगी है, लेकिन वो हमेशा कहीं से निकल के आ जाती हैं और पहली कॉल ले लेती हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे आपसे ये सवाल करना है कि आप ये बताएं कि जब आप लो फील करते हैं तो कौन सी चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती है? बहुत, बस आज एक ही सवाल है जी, अभी आप ये बताइए प्लीज। साथ साथ गाना आ रहा था ना, तो मैंने कहा उसको भी साथ कर लेते हैं। ठीक है जी। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। लेकिन इससे पहले कि मैं दूसरे कॉलर को ऑन एयर लूँ, लो जब होते हैं तो क्या चीज़ें हमें पिक मी अप करती हैं? बुक याद है आपको, पिक मी अप?
बुक होती थी इंग्लिश लैंग्वेज, जिनको नहीं आती थी ना, हमारी तरह कमज़ोर होती थी, तो उससे फिर हम सीखा करते थे। कोई है हमारे साथ? कट गए जी आप। दोबारा आइएगा, नंबर है स्टूडियो का 9725019390। इस वक्त बहुत सारे लोग बहुत सारे मुल्कों में आए नो अपनी अपनी औकात के हिसाब से, जो भी उस वक्त चल रहा है वहाँ से कॉल करने की कोशिश कर रहे होंगे। नंबर उनको देना ज़रूरी है 9725019390। और हमारी लिसनरशिप में कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर होगा जिस वक्त सुन रहा होगा, वो हमें बता सकता है और नीचे लिख दे वो नंबर, ताकि लोगों को भी आसानी हो अपने कमेंट्स में। जी, रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? सर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और आपकी तबीयत साथ साथ अच्छी होती जा रही है, और हम आपकी तबीयत नेक मतलूब चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वही दोबारा क्वेश्चन, आई डोंट थिंक वी हैव एड्रेस्ड दैट फॉर पास्ट 3 days. Sir. And the question is? Sir, thank you for remembering the question and the days also that we have not responded it to. जी. So, analyzing and overanalyzing, overthinking, the vicious cycle that we get ourselves trapped into. Once we make a decision, we decide we've done it, then you keep thinking about it, whether or not we did the right thing or not. We've done everything, but it's just, I think it's more of a psychological game at that point where tees to kaman se nikal chuka, right? So, how do we stop that, this vicious cycle, this analyzing, overanalyzing, and then you end up, not doing anything about it mostly. Exactly. And and actually we are standing from where exactly we started also. Yeah, and I think this is the biggest source of anxiety in our lives. Sure. And like I was telling you last time, because in our culture, because we've been uprooted, from our original homes, where when we divided, when we got the independence, and there's some kind of there's सर अगर हम वहाँ पर भी रह रहे होते ना, insecurities, in our generation. So how do we resolve that? We need to get beyond that. सर अगर आप रूटेड सर ना भी होते ना, तो बिकॉज हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी ना, बेसिक चीज़ थी, वो नहीं की। चाहे हम पाकिस्तान में रहते, चाहे हम अमेरिका में रहें, दुनिया में किसी भी जगह पे रहें, एक चीज़ हमने नहीं की। वी हैव नॉट डिवाइस्ड अ प्रॉपर वे ऑफ थिंकिंग फॉर आवरसेल्व्स, अपना अपना। ठीक है सर, पॉइंट बहुत अच्छा है सर, लिख लिया गया है। इसके बाद भी बात करते हैं, कॉलर्स भी हैं हमारे साथ। रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर। जी, एक सवाल है मेरा। जी मैम। मैं कहूँगी कि व्हाट इज फ्रीडम और इंडिपेंडेंसी। जब मैं यहाँ आई हूँ और कई सालों के बाद मैं दोनों ईस्ट और वेस्ट को कंपेयर करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे आज़ादी के नाम पे बहुत सारी गलत चीज़ें नजर आती हैं। यानी कि माँ या बाप में से, मैं ये नहीं कह रही कि गलत और सही का मतलब ये है कि देखें, माँ और बाप में से या बड़ों में से कोई भी रोक टोक करता है, वो ज्यादातर उनका जो मकसद होता है एक बेहतरी चाहना जी। सो वो बेहतरी चाहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो आप बहुत ज्यादा हद तक पाबंदी नहीं लगा सकते, बच्चों को कह नहीं सकते, वरना वो सर्विसेज को आपको बुला लेंगे। तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आजादी की लिमिट क्या है और कहाँ तक जा सकते हैं, और दूसरा ये कि वो बच्चा जो अभी इसके न्यूरोनल पाथवेज डेवलप नहीं हुए, उसको जिंदगी का तजर्बा नहीं है, वो स्कूल और कॉलेजेस के जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे टेम्पटिंग चीजें हैं, यानी क्रेडिट कार्ड्स हैं, आप ऑपोजिट सेक्स हैं, ड्रग्स हैं, और ग्लैमर, बहुत सारी चीजों के ग्लैमर उनको अट्रैक्ट करते हैं। सो वहाँ पे ऐसी चीजें भी होती हैं जिनमें ये यंग नस्ल जो है बहक जाती है या उसमें ट्रैप हो जाती है। अब वहाँ पे आप माँ बाप में से या बड़ों में से रोकेंगे, लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि हर कोई कहेगा दिस इज माई लाइफ सो डोंट इंटरफेयर, डोंट से एनीथिंग। ये इतना कॉमन पैटर्न बन चुका है कि हम अपनी औलादों को, अपने बच्चों को सही चीज पे रोकना टोकना भी भूल गए हैं या हम कर नहीं सकते। बहुत अच्छा पॉइंट है, नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। दो बहुत ही खूबसूरत सवाल, और शो जो है ना, जो अब आप देखिए हवा के दोष पे उड़ता कैसे है, जैसे लहरों के दोष पे आवाज़ के इस खूबसूरत रिश्ते से मुंसलिक हम और आप रहते हैं ना। अब आप देखिए कि, और पहले तो आप कॉलर्स का कमाल देखिए कि इतना तो कोई भी अगर ये शो पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो वो समझ सकते हैं ना कि परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड अ प्लेटफॉर्म दैट हैज़ बीन क्रिएटेड, और उसके ऊपर ही और उसकी कदर और इज़्ज़त करना और लोगों को उस तक पहुंचाना, और फिर पॉइंट्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचाना। मेरा ख्याल है
इससे बेहतर ऑडियंस जो है ना वो किसी शो को मिल नहीं सकती। सो रब मेहरबान है और लोग जो है ना वो आसानी पैदा करने के लिए जोक दर जोक जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं। तो जोक दर जोक आने वाले लोगों के जोक दर जोक, बल्कि ये काफ जो है ये नुक्ते वाला है जी। पहली बात, ये दो तीन एंगल निकल आए इसमें से। आज़ादी और फ्रीडम हमारा कॉन्सेप्ट, बच्चों के बारे में बात हुई है, फिर पेरेंट्स जब रोक टोक करते हैं, फिर उसके बाद जब वो दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं तो उसके साथ जो मसाइल होते हैं। तो चलो लाइन में इसको देखते हैं। सबसे पहली बात, फ्रीडम जो है, किसी भी किस्म की फ्रीडम के लिए यू हैव टू पे द प्राइस। ये जो हम बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स चाहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को आज तक एक चीज़ की समझ नहीं आई है, वो है पैकेज डील। हर चीज़ की एक पैकेज डील है। डॉक्टर साहब वाला जो क्वेश्चन है जो उससे पहले किया गया था ओवर एनालिसिस करने वाला, उसमें भी हम पैकेज डील के बारे में थोड़ी सी बात करें, क्योंकि हम लोगों को समझ नहीं है। क्योंकि हमको चाहिए, वो अंधा बांट रहा है रेवड़ियाँ और अपने ही रिश्तेदार को सारी दे रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल उसी तरह अपने दबे, बिल्कुल इसी तरह जब हमको ज़िंदगी एक पैकेज डील में आती है, उसमें सारी चीज़ें आपकी मर्ज़ी पे नहीं हो सकती हैं। आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, कुदरत का कानून आपके लिए थोड़ी बदलेगा, ना आपके माँ बाप के लिए बदला है, ना आपके बच्चों के लिए बदलेगा, ना आपके लिए बदलेगा। तो पैकेज डील को समझना पहले तो बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम फ्रीडम चाहते हैं, फ़र्ज़ करो बच्चे फ्रीडम चाहते हैं, ठीक है, पिछले जब से हमने ये बच्चों और उनके से रिलेटेड प्रोग्राम 2-3 किए हैं जिसमें इस तरह की बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उन माओं का, उन जो फादर्स हैं उनका, जिन्होंने कॉल किया मुझे और उन्होंने कहा जी सर मैं इतने सालों से सुन रहा हूँ, हम बच्चे के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं लेकिन काबू नहीं आ रही, ना बच्ची ना बच्चा। ठीक है जी, और हमने साइकोलॉजिस्ट के पास भी ले के गए हैं और आपकी वो बात बिल्कुल सही निकली आखिर में कि देसी मसाइल को देसी साइकोलॉजिस्ट ही समझ सकता है, क्योंकि जो कॉन्वोल्यूटेड इश्यूज़ और ऐसे ऐसे जहन में मसाइल है, मैं रोज़ देखता हूँ 50, 60, 70 साल के लोग जिनके साथ हम काम करते हैं, से लेके मिलते हैं, ज़िंदगी गुजारी है हमने बचपन से लेके आज तक फैमिली से, और आज कल भी मैं जिस जिस जगह जाके मिल रहा हूँ, इतने कॉन्वोल्यूट, इतने मसाइल होते हैं, उन बेचारों को खुद नहीं पता होता। वो अपनी तरफ से बड़ा कमाल कर रहे होते हैं लेकिन वो सारी चीज़ें आज सो ऑब्वियस कि इतने फियर्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, उससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे होते। तो अब एक और मसला है बच्चों का, तो जिसके बारे में वो पूछते हैं। तो अब वो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो कि यहीं के बॉर्न एंड रेज्ड हैं लेकिन देसी हों, ताकि उनको माशरे का की समझ हो, उनको लोग क्या कहेंगे, क्या जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है लोगों के ऊपर, बल्कि पूरी ज़िंदगी उसके नीचे दब के ना करते हुए भी, नहीं हमें तो नहीं करना, लेकिन वो ना करते हुए हम सारे वो काम कर रहे होते हैं। तो उनको अब बच्चे जो है ना, उन पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने फिगर आउट किया है और शेयर किया, ताकि उनको पता चले कि ये जो ड्रग्स, जो कि मैं यहाँ पे जिस माशरे में रहते हैं, पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप समझा जाता है। जो पीयर प्रेशर में बच्चे ट्राई कर लेते हैं और उसके बाद कभी कभी हुक डाउन भी हो जाते हैं, कभी कभी छोड़ भी देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप जब तक समझते नहीं। बाय द वे, जो लोग समझते हैं जी अमेरिका आ गए हैं तो यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान, इंडिया, जिधर से भी आप आएँ वहाँ पर भी अगर आप जाएँ तो वहाँ पर ये सारे मसाइल हैं। ठीक है जी, ये पोर्नोग्राफी जो है इसी तरह फ़ोन के ऊपर मिल रही है आपको, इसी तरह ड्रग्स बड़े आराम से मिल जाते हैं, सब कुछ वैसा ही होता है। आँखें चुरा लेने से बिल्ली नहीं चली जाती, कबूतर मारा जाता है। तो जब आप खुल के सामने आएँ तो इंशाल्लाह इन चीज़ों के हल भी आपको अब सामने आ जाएंगे। फिगरिंग आउट अ प्रॉब्लम इज़ हाफ ऑफ द सोल्यूशन, हमेशा मैं कहता हूँ। ठीक हो गया जी, तो एक ये पॉइंट था इसमें। दूसरी ये बात कि वो बच्चे जिससे भी हैं, मैं जिन बच्चों से बात करता हूँ, ये हमारे बच्चे जो हैं, तकरीबन को इस वक्त 19 एक बच्चे हैं जिनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ मैं, और उनके पेरेंट्स की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से, अपने बच्चों की वजह से तो ये सब करना पड़ता है। तो उनको जब भी ये कहा जाता है, उनका ये गिला होता है कि हमें फ्रीडम चाहिए, लेकिन किस से फ्रीडम चाहिए ये उनको नहीं पता। उन्होंने सिर्फ अपनी मर्ज़ी करनी है, और अपनी मर्ज़ी करने के वो अपने पैसे भी नहीं कमा के एजुकेशन करना चाहते। वो चाहते हैं कि जो उनको मराहत घर में मिली हुई हैं सारी, वो फ्री में जो सब कुछ मिला हुआ है वो भी मिलता रहे, और उन्होंने करनी भी अपनी मर्ज़ी है। ये नहीं होता। ठीक है जी, ये हो नहीं सकता। इसके लिए जो कुछ आपका वही कुछ है जो आपने कमाया है। अगर बच्चे कहते हैं हमारे पेरेंट्स हमारी नहीं सुनती, तो बच्चों ने कि अपनी जो हरकतें की हैं उसकी वजह से उन्होंने ये कमाया है। दे हैव अर्न्ड दिस थिंग कि पेरेंट्स उनकी बात नहीं सुनते, या उन पे शक करते हैं, या जो भी आप यकीन करते हैं कि ये सब करते हैं, या पकड़े जाते हैं जब वो लोग। उसी तरह पेरेंट्स भी जो समझते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल निकल गए हैं हमारे हाथ से, उन्होंने भी ये कमाया है। उन्होंने बहुत सारी बेसिक चीज़ें सोचे समझे बिना मुंह खोला है, सोचे समझे बिना बच्चों के सामने ऐसी चीज़ें की हैं जो वो, और जितने लोगों को मैं जानता हूँ कहते हैं देखें जी ये तो फिर मुनाफकत हुई कि हम बच्चों के साथ ऐसे करें और हमारे दिल में ऐसे हो।
हर बात जो आपके दिमाग में आती है ना, वो मुंह से उसको निकाल नहीं दिया जाता, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगले बंदे का एक जहन होता है और उसको इंटरप्रेट करने का एक तरीका होता है। उसको कैसे वो डाउनलोड करते हैं, इस वक्त वो कौन सी इम्प्रेशनेबल एज में होते हैं, वो उन चीज़ों को उस तरह नहीं लेते जैसे आप चाहते। फिर एक और बात, बच्चों को आप सारा दिन लेक्चर देते रहें, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो देखते हैं माँ बाप का आपस में, आप लोग उठते बैठते चलते फिरते बात कैसे करते हैं, वो सब वो देखते हैं। चीज़ों को डील कैसे करते हैं आप, आपकी वीकनेसेस क्या है, हर बच्चे को पता है। स्क्वीकी बर्ड की तरह वो अपना तेल लेके छोड़ते हैं आपसे, क्योंकि आपको डील करना अभी तक नहीं आया, इंसेंटिव देना नहीं आया। अगर पनिशमेंट्स भी देनी है तो पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट्स वाली देनी है, जिससे उनका जहन जो है वो रिस्पेक्ट के अंदर ही रहे और वो अपने काम भी कर सकें। और उनकी मर्ज़ी के ऊपर अगर चीज़ें हैं तो उसके लिए इंसेंटिव भी कुछ रखे जा सकते हैं, जो हम लोग नहीं करते। सो ये सारी चीज़ें जब हम नहीं करते तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। दूसरी बात, पेरेंट्स और बच्चे, पार्टनर्स, मियाँ बीवी, कोई भी रिश्ता, जब तक हम एक चीज़ अपने पहले जहन में नहीं डाल देंगे ना कि दे आर ह्यूमन बींग्स, दे आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। एक ही गलती बार बार करना और बात है, चीज़ों को इग्नोर करना और उसकी कोई रिस्पेक्ट या वैल्यू ना होना और बात है, उसकी अलग सज़ाएं। लेकिन वैसे बच्चों को भी पता होना चाहिए माँ बाप फरिश्ते नहीं हैं, इंसान हैं, उनकी भी कुछ नीड्स हैं, उनकी भी कुछ सोचें, उनके भी कोई मसाइल हैं, तो वो भी एक डिफरेंट तरीके से चीज़ों को डील करते हैं। वो आपकी मर्ज़ी पे परफेक्शन का मीनार नहीं बन सकते, स्पेशली जब आप भी परफेक्शन का मीनार नहीं हैं। सो डोंट आस्क फॉर व्हाट यू आर नॉट गिविंग। ठीक है जी। सो अगर आप अक्ल की बात चाहते हैं तो फिर अक्ल की बात करें भी, अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो फिर उस हिसाब से डील भी करेंगे। आप जब नहीं करते तो ये मसाइल आते हैं। सो ये एक पॉइंट था। जहाँ तक लिमिट्स की बात है जी, ज़िंदगी में हर चीज़ की लिमिट है। खुदा ने इंसान के ऊपर जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हमको दिए हैं, उसमें उसने अपने पे लिमिट लगा दी है कि मैं इन चीज़ों में नहीं आऊँगा, ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स, ये तुम्हारा काम है, तुम इन मामलात को हैंडल करोगे। और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जो हमारे लिए हैं वो उनको कंट्रोल करता है। तो उसने अपने लिए भी, ठीक है, समझें आप, उसने भी लिमिट अपने लिए लगाई है वो तरीके, ताकि आपको वो बता सके कि ये सब आपका सफ़ीर है, इसमें जो कुछ करना है आपने करना है। तो बिल्कुल इसी तरह हर चीज़ की एक लिमिट है, फ्रीडम की एक लिमिट है, और फिर गुनाह उतना कर जितना तुझ में अजाब सहने की ताकत है। तो उसका क्या मतलब है कि खुद हर चीज़ के ऊपर लिमिट लगानी है। और जो नहीं लगाते हैं और वो समझते हैं कि जिस तरह सब ठीक हो जाएगा, उनका कभी ठीक नहीं होता। किसी भी चीज़ को लंबा चलाने के लिए उसको संभालना, उसको कर्टेल करना, उसको लिमिट्स में के अंदर रख के उसको कंस्ट्रक्टिव बनाना, ये इंसान का काम। यही मोहब्बत जो बेदरेख की जाए बच्चों को बर्बाद कर देगी, लोगों को बर्बाद कर देती है। इसी को अगर कंट्रोल में रख के परमानेंट किया जा सके, कंसिस्टेंटली जो आप कर सकते हैं वो करेंगे, तो उसके कमाल इफ़ेक्ट्स आएंगे। यही सूरज जहाँ पर है उसकी लिमिट चेक करें, वहाँ से कितना फ़ायदा दे रहा है, वहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, ना चमड़ी रहेगी ना दमड़ी रहेगी किसी के पास, जो हम जमा करते रहते हैं दोनों। सो बिल्कुल इसी तरह हर चीज़ की एक लिमिट है। और अगर हम नहीं लगा, एक्सरसाइज करने की एक लिमिट है, खाने पीने की एक लिमिट है, हर चीज़ की लिमिट है। तो लिमिट्स बच्चों को समझाना, और फिर बात ये कि माँ बाप बच्चों की बेहतरी चाहते हैं, बच्चे भी माँ बाप की बेहतरी चाहते होंगे। हर बंदा बेहतरी चाहता है एक्चुअली। अब बेहतरी करनी कैसे है ये हमको नहीं आती। सो रोक टोक करना बेहतरी नहीं होती, तरीके से बताना और तरीके से समझाना। ये और बात है कि जब वो नहीं समझते तो अगले लेवल पे क्या करना है, 3rd लेवल पे, 4th लेवल पे, 5th लेवल पे। पहले दिन काम पे रखते ही आप किसी की बेइज्जती नहीं शुरू कर देते। अलाउंस देते हैं उसको बहुत सारा, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, वो लर्निंग की जो पेन्स होती हैं, ग्रोइंग पेन्स, वो होती है। फिर आप सख्तियाँ उसके बाद शुरू, जब सब आ जाए और फिर उसके बावजूद आप वही गलतियाँ करते रहें और फिर आप कहें जी मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमको अपने जहन में रखनी है। बहुत ही अच्छा सवाल था। एक ट्रैक ना हो जाए आज, क्योंकि मैंने कहा था कि आज का जो शो है बिल्कुल जैसे मैं शो बनाता हूँ यहाँ बैठ के आप लोगों के लिए, और सारी चीज़ें स्मूथ फंक्शन कराने की कोशिश हम कर रहे होते हैं, साथ नोक पलक संवारने की। तो उस हिसाब से हम साथ साथ आपके लिए ट्रैक भी जो है ना जी कोशिश करेंगे कि प्ले कर सकें। और ये आया था ट्रैक जब जहरा जी बात कर रही थी कि आप जब शो करते हैं और जो कनेक्शन बनता है तो उससे हमारी और हमारी ऑडियंस से जो मुलाकात है और उसके बाद बात से बात निकलती है, और फिर जब वो मुस्कुराते हैं तो फिर गज़ब तो हो ही जाता है ना जी। गज़ब कैसे होता है अजब आदमी की गजब कहानी जो है जब आप वो सुनते हैं तो ये इतना मुश्किल काम नहीं होता कोई किसी भी चीज़ में कमाल करना, क्योंकि एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हुई गवा। कोई है हमारे साथ? रेडियो आज़ाद, you're on the air. हेलो,
आजाद जी। जी गजब हुई कब आप आई हैं, कैसी हैं मेघा जी? बस बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैंने बिल्कुल ठीक। आपसे ना आने से पहले मुझे एक चीज़ आई थी, वो ये कह रहे थे ना कि आप ये शो कैसे करते हैं, तो मैंने कहा कि अगर आप कोई दिल से काम करें तो कोई बहुत कष्ट करना नहीं पड़त है, बस बैठे बैठे गजब हुई गवत है। हाँ जी, क्या कहती हैं? अच्छा, ये आपको वो क्या है, ममता जी की वाली रग आपको मेरे कॉल से भी आ गई शायद। तो चैनल हाँ जी, सारे मैं दो दो चैनल्स पकड़ लेता हूँ ना। अच्छा ठीक है। हमारी जो इल्म वाली मेरा थोड़ा मिस हो गया, लेकिन वो एक कॉलर बोल रहे थे कि ओवर एनालाइजिंग, तो उसपे एक दो मेरे पॉइंट थे और एक आपके लिए सवाल भी। अच्छा जरूर, बहुत शुरू इंटरेस्टिंग कीजिए। सवाल है। तो एक तो मैं भी सॉरी बोलिए, ओवर एनालिसिस वाला शुरू कीजिए जी। हाँ मैं भी वो बहुत करती थी ओवर एनालिसिस, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत स्पेंड हो जाता है, सो और एनर्जी अलग से। ठीक है। तो अभी मैं नहीं करती वो, क्योंकि जब ये डिसाइड एक कर लिया, देन यू शुडंट डू इफ दिस और इफ व्हाट और इफ के ये करते तो क्या होता, बिकॉज वी डिडंट डू दैट एंड देयर इज नो वे फॉर अस टू गो बैक एंड डू इट। वी डिड द बेस्ट, you know, when you take a decision, you take the best decision you ever can, and then based on the information you had at that time. जी. After that, you know, once you took that decision, just move forward, because you cannot go back and change it. After you took the best decision, the results you leave it up to divine, and that's it. So that's how I've started doing. ठीक है। Secondly, मेरा जो सवाल था, since we're talking about energies and all that, आपको लगता है कि अच्छा, आपने पहले आप बहुत ये पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग, नेगेटिव एनर्जी ये सब बताते, लेकिन बीच में आपने कहा था कि ऐसे कुछ नहीं होता, बट नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग इज, जो आपकी जो थॉट होती है जी, उसकी भी एनर्जी होती है शायद, आई डोंट नो, बिल्कुल, राइट, बिकॉज वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट. सो व्हेन इट मैनिफेस्ट, सो I am finding, because I'm noticing, you know, how my thought patterns are and all that. Now, tell me what you think. Do you think that आपके negative thoughts manifest much more quickly and easily compared to the positive thoughts? Because मुझे ऐसा लगता है कि मेरे positive thoughts, I have to keep thinking them so much with so much emotion. You have to put your emotion and energy and keep thinking for it to manifest. वैसे negative thought, like you put it like once or twice, और ये बहुत जल्दी manifest हो जाता है. अच्छा, नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि ये मुझे ना बताया करें कि आप क्या सोचते हैं या आप क्या कहते हैं, ठीक है? आप अपना एंगल दिया करें। मैं क्या कहता हूँ, मैं बोलने वाला हूँ इसके बाद आपके, ठीक है? सो आप ये पहले ऐसे कहते थे, बाद में ऐसे कहते थे, आपको नहीं पता मैं पहले क्या कहता था, क्यों कहता था, अब क्या कहता हूँ, वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है, इसलिए मैं कहता हूँ, ठीक है? आपको पॉइंट एनर्जी से रिलेटेड और ये पॉजिटिव थॉट से रिलेटेड, नेगेटिव थॉट से रिलेटेड और बेसिकली एनर्जी से रिलेटेड है। वो बात जो पॉजिटिव नेगेटिव भी हुई थी, वो बंदों की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी एमिट करने से या उनसे ऊज आउट करने के बारे में बात हुई थी। ठीक हो गया? नाइस ऑफ यू, थैंक यू, गुड पॉइंट। और उसके बाद आपने जो पहला भी डॉक्टर साहब का पॉइंट भी दिया, बिकॉज ही वांटेड समबडी एल्स आल्सो टू कमेंट ऑन इट, सो उसके लिए ग्रेटफुल। इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। पॉइंट लिखा गया है, रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। हाँ भाई, कैसे हो? हाँ भाई, हम ठीक हैं, कोई कष्ट नहीं हुआ है। आप गजब कर कीजिए, सुनाइए जो आपको सुनाना है आज। गजब किया। अच्छा सुनोगे? गजब किया जो तेरे वादे का एतबार किया। तमाम रात तेरी क्या क्या है बताओ ना। नहीं, मुझे नहीं आता, आप बताइए, क्योंकि आपने इंतजार किया। यार तो भूल गए। क्यों आपने इंतजार किया ना, मैं क्यों बताऊं? इंतजार किया, हाँ वो तो मैं करती हूँ तुम्हारा इंतजार। बड़ी मेहरबानी है, बात नहीं है। बिल्कुल ठीक। तुम हमको रखा। शेर सुनाइए ताकि मैं आपको ऑफ द एयर करूं, जल्दी कीजिए। सुना रही हूँ। अच्छा, चिराग दूर जलाओ बड़ा अंधेरा है, जरा निकाब उठाओ बड़ा अंधेरा है। बहुत अच्छे। मुझे खुद पे अपनी निगाहों पे एतबार नहीं, मेरे करीब ना आओ बड़ा अंधेरा है। चिराग दूर जलाओ बड़ा अंधेरा है। छोटा सा है, ये साथ बताना होता है कि छोटा सा है, हमें नहीं पता ये छोटा नहीं। मुझे एक बात बताओ यार, मैं थोड़ी लिखती हूँ भाई। बहुत अच्छा, नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद जो बीच में दुम छल्ला लगा देते हैं ना आप किसी चीज़ का, तो जूस निकाल देते हैं आप किसी चीज़ का, लाइन कहने का और उसके बाद उसको किसी जगह बिठाने का एक तरीका होता है। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आज महफिल में वो बेनकाब आ गए, जाम चलने लगे, दिल मचलने लगे, बात कुछ भी नहीं, बात इतनी है बस। आज महफिल में वो
बेनकाब आ गए। कोई है हमारे साथ? रेडियो आजाद, यू ऑन द एयर। जी, कार्ल सैगन का मैं एक कोटेशन सुनाऊंगी। जी। We make our world significant by the courage of our questions and by the depth of our answers. So उसके रोशनी में सवाल उससे लिंक तो नहीं है, लेकिन मैं मेघा जी की एनर्जी की बात पे एक पॉइंट दूंगी कि हम कमरे में बैठे हैं सब, एक शख्स जो है कमरे में एंटर होता है, कहता कुछ नहीं है, थोड़ा सा आसपास झांक के और चला जाता है। अब हम में से हर एक जो है बैठा हुआ शख्स उसकी एनर्जी परसीव करता है, ठीक है, और हम सारे ही इंडिविजुअल अलग अलग उसके हैं जहनों के, तो हमने अलग अलग एनर्जीज परसीव की, लेकिन उस शख्स ने क्या वाइब्रेट की, वो किस फेज में था, वो मुश्किल में था, किसी इमरजेंसी में था, किसी परेशानी। सो एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ डिफरेंट लाइफ के जितनी एजेस हैं, हम हर डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट एनर्जीज इमिट कर रहे होते हैं जी। और जो रिसीव करने वाला है वो किस फेज में है, वो उसको किस तरह रिसीव कर रहा है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। एनर्जी हीलर्स जो हैं वो बेसिकली यही आपके लिए कर रहे होते हैं कि आपकी सोल, आपका माइंड और आपकी जो फिजिकलिटी होती है ना, इन तीनों चीज़ों की जो एनर्जी है, सोल की, माइंड की, बॉडी को, इसको अलाइन करने की कोशिश की जा रही होती है और उसके हिसाब से आपसे बात की जा रही होती है। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और ये ज़बरदस्त साइंस है एक्चुअली। सो एनर्जी से रिलेटेड 2 डिफरेंट पॉइंट आ गए हैं, इसको अभी बांध के आगे लेके चलते हैं। रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? हो जी साहब ने मच्छी आज माशाल्लाह बहुत मजा है सारे पासों। अच्छा चलो चंगे, किसी देड़े आ जी अल्लाह चमकावे लाओ नजर। नहीं लगदी, मेरी लगदी असल में तुसा का पता है इस गल दा कि नजर जिहड़ी है ना, नजर हक के नजर लगदी किहड़ी है? ये कहते हैं ना कि ईवल आई लग गई, ओ फिला जी वो स्या नजर सिर्फ लगदी जिहड़ी बहुत दिल से और बहुत प्यार से जो है ना वो चीजें की जाती हैं, ठीक है? माशाल्लाह आखे वेंदा ना जालमो, बिल्कुल ठीक ना। मैं ये तो साइंस की अभी की बात नहीं कर रहा, मैं इल्म की बात कर रहा हूँ। मैं ज़ारा जी की जब कॉल आती है तो वो गिगली देती हैं इन द बिगिनिंग, तो मैं आनी अंदर दी तीर इनको ठा ठा ठा, बिल्कुल ठीक। होपफुली तो माइंड ना कर नहीं, असी बिल्कुल माइंड नहीं करने। एंड बट द गुड थिंग इज जो काम की बात होती है ना, वो आप हमेशा उर्दू या इंग्लिश में करती हैं, जो कि लोगों तक पहुंच जाती है। अच्छा, इस दफा उर्दू में कर दूंगी, मैंने लिखा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन मेरा रास्ता किसी तरह से कट नहीं रहा था। मैं लैब गई हुई थी कि कुछ जब आप डॉक्टर्स के हाथ में पड़ जाते हैं ना, पहले तो मैं काफी देर छुपी लेकिन ठीक रही, अब पड़ गई हूँ तो वो मुझे कुछ ना कुछ दे के छोड़ेंगे, तो ड्रॉप करने थे कुछ सैंपल ब्लड के, तो रास्ता मेरा खत्म नहीं हो रहा था। वो दरमियान में बात हो रही थी कि बच्चों को यहाँ पे जिस तरह हम चाहते हैं कि ठीक तरह से बड़ा करना, वो ड्रग्स और सब कुछ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो ऐसी दुखती हुई रग थी कि उसके ऊपर जो आपने लगाया ना ट्रैक, पहले तो मैं समझी आप लगाएंगे वो थोड़ा सोना लगता है, थोड़े मोती लगते हैं, तो आपका शो तब बनता है। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद जो बनता है ना, उस पे बड़े खर्चे होते हैं जी। जो आपने लगाया वो इतना सूदिंग था कि वो सारा स्ट्रेस काम डाउन हो गया ना। तो बच्चों के लिए मैं आपके लिए भी क्वेश्चन था कि आप कह रहे हैं कि आप इसी फील्ड में, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, जो मैं समझी, इज इट थेरेपी? आप जो करते हैं वो काउंसलिंग है आपकी फील्ड में, जो आप प्रोफेशनली करते हैं, अगर आप माइंड ना करें आस्क करना तो? बहुत अच्छा सवाल, नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो कुछ लोगों के ना एक पूरा ट्रैक होता है जो कि अपनी ज़िंदगी का वो चलते हैं और उसको चीज़ें फिक्र, जैसे 2 किस्म के लोग होते हैं, ये म्यूजिशियंस जो होते हैं ना, इसमें 2 किस्म के लोग होते हैं। एक को अताई कहते हैं, एक को मीरासी कहते हैं, ठीक है? ये हमारे लोग जिन लोगों को मीरासी कहते हैं वो तो ज़्यादती करते हैं, उसका मतलब है वो मीरास से उनको आए, ठीक है? ये जो जैसे श्याम चौरासी घराना है, तो वो उसकी मीरास में घुट्टी में वो चीज़ होती है, वो देखते आते हैं तो करते आते हैं, और फिर फिटनेस बेहतर से ज़बरदस्त होती जाती है, और वो भी बाकी लोगों से अपने आप को बहुत बेहतर समझते हैं क्योंकि वो जद्दी पुश्ती ये काम करते हैं। दूसरी अताई होते हैं, जिनको आप, ये अताई डिफरेंट है, लेकिन इसका मतलब ये अता से नहीं है, लेकिन इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जो एक खुद से, जिनको ये गिफ्ट मिला होता है और रास्ते में अपने शौक़ से, अपने इंटरेस्ट से इन चीज़ों की तरफ आते हैं, ठीक? 2 किस्म के लोग होते हैं। तो बिल्कुल मैं भी लोगों को, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकाइट्रिस्ट होते हैं, उन्हें पूरा 7 साल
5 साल या 7 साल पढ़ा, उसके बाद एक्सपीरियंस किया और उसके बाद वो पेशेंस देखते हैं तो वो चीज़ें करते हैं। ये सारा मेरा काम नहीं है। मेरा काम जो है वो लाइफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है जो मैंने खुद दिया है, ठीक है जी। ऐसी कोई चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मेरा अपना जो कॉन्सेप्ट है वो लाइफ मैनेजमेंट है और वो 3 चीज़ों से रिलेटेड है, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स और आपके फाइनेंसेस। जैसे आपने कि ये 3 चीज़ें जो है ना, पहले आपको इस पर सब खुद करना पड़ता है, सारी चीज़ें खुद पे अप्लाई करनी पड़ती हैं और उसके बाद जो उसके रिज़ल्ट्स आते हैं उनमें से जो रिज़ल्ट्स आ चुके होते हैं आप वो शेयर करते हैं, जो अभी रास्ते में होते हैं उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि वो अभी थ्योरी होती हैं, आपकी ज़िंदगी में अभी वो फैक्ट्स या सीमेंटेड नहीं होते, उसके बारे में आप चीज़ें करते हैं। और उसमें हम जो पुअर इम्पल्स कंट्रोल होता है चीज़ों का, कुछ लोग किसी एक फील्ड में स्किल सेट उनके पास होता है, दूसरा नहीं होता। सो उसमें अगर आप ऐसा काम करते हैं तो बेसिक मेरा वो काम है, लेकिन उसमें ये बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि, लेकिन जो लोग प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास डिग्रीज होती हैं आपको जाना उनके पास चाहिए, ठीक। मैं सिर्फ आपको गाइड कर देता हूँ, लेकिन लाइफ मैनेजमेंट एक और काम है जिसमें बिजनेसमैन होते हैं या लोग जो कि उसको अफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ उनके लिए मैं वो करता हूँ। बाकी मैं क्योंकि जिस प्रोफेशन में मैं था वहाँ से, जिस जगह से मैं आया हूँ और जो काम मैं रास्ते में करता आया हूँ और जो ज़िंदगी मैंने जी है उसका जो निचोड़ निकाल कर ये मैं सारी चीज़ें करता हूँ, जिसमें लिखना भी है, शायरी भी है, शोज़ लिखने हैं, फिल्में लिखनी है, प्लेज लिखने हैं, एक्टिंग करनी है, जो भी मैं करता हूँ वो सारे डिफरेंट काम है। और इसमें डिफरेंट लोगों से मिलने से, जो हज़ारों लोगों से आप मिलते हैं, फिर आपकी ऑब्जर्वेशन होती है और फिर चीज़ों को आप रियलिटी में देखने की कोशिश करते हैं और यही मैं रियलिटी में दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। जो लोग मेरे पास आते हैं उसके बाद मैं उनको जहाँ जहाँ उनको जाना है उधर उधर रेफ़र कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त कम होता है और मुझे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, रिलैक्स करने के लिए, इस काम को करने के लिए जिसके लिए मैं पैदा हुआ उसके लिए मेरे पास वक्त बड़ा कम होता है, ठीक है। ये तो आपका पहला पॉइंट आ गया। उससे पहले जो एनर्जी से रिलेटेड सवाल आया था मेगा जी का, और उससे पहले डॉक्टर साहब का एक सवाल था, तो पहले करते हैं ओवर एनालिसिस वाला जो मामला है उसको कवर करते हैं। लेकिन उससे पहले कॉलर दोबारा आ गई हैं, रेडियो आज़ादी रौंदी है जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हुई है ना, तो फ्यू क्वेश्चंस अगेन। ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, माशाल्लाह। जो बच्चों के बारे में कहा गया था उसके बारे में मुझे दो चीजें जो मैंने अपने बच्चों से बात करके कोशिश की हैं। एक तो ये था कि 18 इयर्स ओल्ड को पूछा है कि आजकल के बच्चों के स्ट्रेसेस, तो उसने कहा है कि जो 18 साल में आके बच्चे को हाई स्कूल ग्रेजुएशन के दौरान ये स्ट्रेस दिया जाता है कि ओके तुम्हारी लाइफ अब से शुरू होगी, तुमने सोचना है कौन से स्कूल में जाना है, तुम्हारी जॉब क्या होगी, तुम्हारी पे क्या होगी, आया तुम अपने आप को रख सकोगे या नहीं। तो वो चीजें बच्चे को काफी स्ट्रेस आउट करती हैं, ये उसने बताया। दूसरी ने कहा है, बड़े वाली जो 25 इयर्स ओल्ड है, कल हम बात कर रहे थे तो उसने मुझे कहा है कि अम्मी आप जिस एक्सपीरियंस से गए हो, अगर वो आप किसी और को नहीं दोगे तो आप अपना ही नुकसान करोगे। कि आप फ्रीडम को काइंड ऑफ एंजॉय करने लगी हैं और समझ रही हैं कि फ्रीडम क्या है, तो जब आप लर्न कर रही हैं तो ये आपने मस्ट है कि किसी और को भी टीच करना है कि ये फ्रीडम है क्या। और जो मिडल वाली है उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि जैसे मैंने अपने बच्चे यहाँ पे बड़े किए हैं, जो मैं कहूँगी कि आई डोंट नो मिस्टेक थी या उससे मैंने ये सीखा है कि ये बच्चे जो है ये मुनाफिकत वाली जिंदगी नहीं जीना पसंद करते, बहुत अच्छी बात, जो हमें सिखाई जाती है जी। वो मेरी लाइफ से ये देख सकते हैं कि किसी के साथ हमारी जो प्रेफरेंस होती है, देसियां दा तो पता होता है कि जो लोग देसियां गिराइयां जो लोग किसी नाल ब्याह करके आओ, कोई और रिश्तेदार भी अमरीके आ रहे हैं, दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट, एंड देन बच्चे होने शुरू हो जाते हैं। तो वो ना तो हमें खुद पता होता, ना बच्चों का पता, ना कुछ, तो उसमें बच्चे इतने मैं कहूंगी कि वो इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको फ्रीडम का ये पता नहीं होता, क्योंकि अगर माँ बाप से आजादी चाहिए तो ये खा लिया, हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो जो मिडल वाली है उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि मैं एक मुनाफिक की लाइफ नहीं जी सकूंगी जिसमें मैं अपने ससुराल के सामने मैं कुछ और एक्ट करूं जो मैंने देखा है लोगों को करते, और अपने हस्बैंड के सामने मैं कुछ और एक्ट करूं और मेरी प्राइवेट लाइफ कुछ और हो। मैं जैसी हूं मैं वैसी हूं। अगर किसी को पसंद हूं तो मुझे जिसको मैं पसंद हूं, मेरी खामियों खूबियों मेरी पास्ट की जिंदगी समेत मुझे एक्सेप्ट करे तो मोर देन वेलकम। अगर वैसे नहीं है तो, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारी अना की प्रॉब्लम दरमियान में आती है
और फिर परवरिश माँ पे डाल दी जाती है कि ये माँ की परवरिश ऐसी है। जी। मैं ये काइंडली रिक्वेस्ट करूंगी कि दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो एक औरत को इस बात का जिम्मा ठहरा के उसे इल्जाम देने से दोनों अगर मिल के इस काम को करें तो इन बच्चों को अगर आप एक रस्सी देंगे ना तो वो एक चूंटी की तरह उस रस्सी पे चढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप जब हम आपस में क्लैश शुरू कर देते तो बच्चों को कुछ समझ नहीं आता, अब तो जो वो अपना सबसे ट्रैक बना लेता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, जो जहां गलती की जाती है वो ये है कि मियाँ बीवी एक रस्सी है ही नहीं। यही इन्होंने गलती हम लोगों ने की। आपने देखी है रस्सी जो होती है वो दो रस्सियां आपस में गुड़ मुड़ करके बनती हैं तो एक बनती है। जी। जब जितने लोगों को मैं जानता हूं, और जितने का मतलब है 100% लोग जिनको मैं जानता हूं, गांव से लेके शहर से लेके जितने मेरे पास आते हैं, मैं तकरीबन एक वक्त में 150 लोगों के साथ कनेक्टेड होता हूं जो कि कपल्स हैं या माँ बाप भी तो कपल्स ही होते हैं ना, और बच्चे भी कपल्स में होते हैं। इनमें से किसी भी जगह पर सवाए 2 लोग जो सीनियर थे, उसके अलावा मैंने आज तक कभी भी 2 रस्सियों को मिलकर एक रस्सी बनाता नहीं देखा। जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि वो रस्सी पे, क्योंकि दोनों शुरू में तो मोहब्बत और जज्बात और हनिया मुनिया पीरियड होता है, उसमें तो वो जो नहीं होते वो हम बनने की कोशिश करते हैं। और या 2 बातें, तो एक तो हम वही हिपोक्रेसी की जो आपने बात की और कार्रवाई जो हम डालते हैं, वो क्या है, शाह से ज़्यादा शाह का वफादार होना जो है ना, टू बी मोर लॉयल टू द किंगडम देन द किंग इवन, जो हम करते हैं। और उसके बाद कुछ अरसे के बाद जो आपका असल है वो खुलना शुरू हो जाता है और फिर आगे 2 डायरेक्शन बनना शुरू हो जाती है। वो रस्सी खुल के फिर वो जब वो कमज़ोर हो जाती है, तो मतलब अलग अलग आपने कर ली तो कमज़ोर हो गई और उसकी 2 डायरेक्शन बन जाती है। सबको अपना प्रोफेशन, फिर उनको वो एम जिसके लिए वो साथ आए थे, और उस वक्त ये डिसाइड नहीं करते कि हम दोनों में से किसका क्या रोल है। मैं एक जहाज़ में बैठा हुआ था, वापस आ रहा था LA से, तो मेरे साथ एक बंदा बैठा, तो उसने कहा कि जी मैं अभी ना रिसेंटली हम लोग डैलस मूव हुए। तो मैंने कहा काम क्या करते? तो उसने बताया मेरा इलेक्ट्रिक का काम है। मैंने कहा अच्छा। तो कहते हैं मेरी बीवी लेकिन जो है वो ज़्यादा कमाती है, तो हमने पहले ही सोच लिया था कि वी विल फॉलो द मनी, हूसोएवर इज़ मेकिंग द मनी। अब वो उनको इतना बड़ा काम मिल रहा है, इतनी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में वो हेड है, तो उसकी जब ट्रांसफ़र हुई तो मैं साथ आ गया, क्योंकि सवाल ही नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा बना रही, उसका करियर इस वक्त मेरे से बहुत बेहतर जा रहा है। कभी और कुछ होगा तो फिर हम मिलके डिसाइड करेंगे और चीज़ें बनेंगी। हमारी तरफ ऐसे नहीं होता। और जब भी इस किस्म के कोई डिसीजन लिए जाते हैं ना, फाइनेंशियल डिसीजन या किसी के पैशन जो होता है उसका डिसीजन लिए जाते हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत सारी स्प्लिट्स हो जाती हैं, बहुत सारे रास्ते अलग हो जाते हैं, क्योंकि साथ मिलकर चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं। और जो शुरू में जो चीज़ें रखी जाती हैं, अगर वही चीज़ों को आगे जाके आपने चेंज कर दिया है, क्योंकि हमारे लोग, हम सब मिड गेम में रूल चेंज करते रहते हैं, हालांकि जिस काम के लिए जो आया है, अगर आप उस काम को पकड़ के रखेंगे। मैंने आज तक जितने लोगों की ज़िंदगी में काम होते देखे हैं या मेरे मशवरे से उनके बीच में बैठ के हमने किए हैं, आज तक जितने मिरेकल्स भी मेरी ज़िंदगी में मेरे इर्द गिर्द हुए हैं, वो सिर्फ अगले बंदे का अपना काम करने पे था। क्योंकि मैंने तो अपना काम एक दफ़ा प्लान कर लिया, तो मैं तो उस पर सारी ज़िंदगी खड़ा रहता हूँ, चलता रहता हूँ साथ साथ। और इन्वायरमेंट बदले, लोग बदलें, तो मैं फिर एक बंदा पकड़ के उसके साथ चल पड़ता हूँ और उसको अपना काम करना होता है। या 2 बंदे पकड़ लेता हूँ मैं, 2 के साथ काम करना, चाहे वो घर के मामलात हैं, चाहे वो बिज़नेस के मामलात हैं, चाहे वो कोई भी काम होता है। और उनका रोल बिल्कुल 100% क्लियर मैं उनको बताता हूँ, और अपना भी मैं क्लियर बताता हूँ। और इसमें जिस बंदे में कन्फ्यूजन्स होती हैं, जिसको ओवर एनालिसिस की, या जिसको इनसिक्योरिटी की या कॉम्प्लेक्सेस के इशूज़ होते हैं, वो बंदा रास्ते में से निकल जाता है, क्योंकि ये काम बहुत क्लियर है। इसको साइन अप करने से पहले, कोई भी चीज़ साइन अप करने से पहले, जैसे कंपनी में जॉब, अच्छा जॉब में आप सारी चीज़ें सोच समझ के करते हैं, लेकिन रिश्तों में हम नहीं सोचते। वो कहते हैं रास्ते में हो जाएगा, रास्ते में नहीं होता। जो चीज़ें आप साइन अप करते हैं, जो काम आप चाहते हैं, जिस किस्म का इंसान आपको साथ मिलने, क्योंकि आप अपने आप को जान चुके हैं क्या चीज़ें एब्सोल्यूट डूज हैं, एब्सोल्यूट डोंट क्या हैं, कौन सी चीज़ें आप चल ही नहीं पाएंगे, ये सब आपको पता होता है। और उसके बाद सारी ज़िंदगी फ्रिक्शन की ज़िंदगी होती है। और ये भी देसियों ने ईजाद किया हम लोगों ने कि जिन रिश्तों में लड़ाइयाँ होती हैं उसमें बड़ी मोहब्बत होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। उस रिश्ते में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ ना होने की वजह से वो जो फ्रिक्शन पैदा होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता, जब भी आप किसी चीज़ को यूज़ करेंगे ज़्यादा, तो उसकी वियर एंड टीयर होगी। आप ये मत समझें कि जी वो बात ख़त्म हो गई है, अब ये नई बात आ गई है। वो बातें कहीं नहीं ख़त्म होती हैं। उससे पता चल जाता है आपकी सोच कहाँ है, माइंड कौन से खुड में घुसा हुआ है और वहाँ से नहीं निकल पाएगा। और ये कौन सी इनसिक्योरिटी कब से चल रही है, ये जिन लोगों को एक्नॉलेजमेंट की इनसिक्योरिटी हो जाती है कि भाई मिलेगी तो मैं करूँगी या करूँगा, ये जिनको अप्रिसिएशन की शुरू हो जाती है, ये जिनको रास्ते में वो जो
क्या बड़े अच्छे राइटर किसी ने लिखा था कि आजकल के ज़माने में मोहब्बत नहीं होती दो बंदों के बीच में, रिफाइंड जेलसी होती है। वो बेचारे जो इस चक्कर में पड़ जाते हैं ना, जिनको अपने रोल का नहीं पता होता, क्योंकि अगर आपको अपने रोल का पता है फिर तो मसला ही कोई नहीं, क्योंकि कंपटीशन ख़त्म हो गया वहीं पे, क्योंकि आपका रोल और उस बंदे का रोल और है। तो ये चीज़ें वहाँ पे करना अपने लिए बहुत ज़रूरी हैं जी। लेकिन इससे पहले कॉलर्स की कॉल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। रेडियो आज़ाद रौंदी है जी। कहना ये चाहूँगी कि हम जो बचपन में लैंग्वेजेस सिखाते हैं बच्चों को, तो वो बच्चे जो हैं 5, 6, 7 जितनी भी लैंग्वेजेस है, उनके न्यूरोनल कनेक्शंस और पाथवेज डेवलप हो जाते हैं, जिस तरह हम बड़े शहरों में हाईवेज डेवलप करते हैं या फ्रीवेज। सो इस तरह से अगर जैसे अभी जो कॉलर थी उनकी बात पे मैं एक बात कहूँगी कि हमने जो एक माँ बाप जो है अपने इन लॉज से मुनाफिक हैं, दोस्तों से मुनाफिक हैं, बाहर कुछ और कहते हैं, घर में कुछ और, बच्चों को कुछ और कह रहे हैं। सो इतना कंफ्यूजन जब हम क्रिएट करेंगे और हमारे पाथवेज ही हम सही नहीं बनाएंगे, तो हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे बच्चों से और सोसाइटी से कि किस तरह के वो शहरी बन के निकलेंगे। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और ये पॉइंट जो है बिल्कुल वैलिड और पर्टिनेंट, अपनी जगह के ऊपर बिल्कुल सही आया है। इसके साथ साथ उसको ऐड करने के लिए जो मैम ने पिछले जो पॉइंट दिए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि 3 बच्चों ने बताया कि एक ने कहा जी क्लियर कट कि मैं ना हिपोक्रेट हूँ, ना हिपोक्रेसी कर सकती हूँ, और मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी, लोगों को मुझे मेरी खूबियों खामियों समेत एक्सेप्ट करना है। अब ये बात को गौर से समझिए, क्योंकि हम लोग ना कभी कभी चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं और चीज़ों को समझते नहीं हैं। इस दुनिया में जो बंदा ये कहता है कि मैं दुनिया की परवाह नहीं करता, उस बंदे जो मुंह से ये बोल पड़ता है, उस बंदे पे जो प्रेशर आते हैं, पूरी दुनिया मिलकर उसको तोड़ने की कोशिश, पहले फैमिली उसके ऊपर आएगी, फिर उसके बाद लोग आएंगे, क्योंकि उन्होंने ये साबित करना है कि द वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड, दीज पीपल, एवरीबडी अराउंड यू मैटर्स, वरना वो मरने लगते हैं, क्योंकि उनकी एक्नॉलेजमेंट जो आपसे उनको चाहिए, सेडिस्ट काम चल रहा है इस वक्त, समझे पूरी। तो इसीलिए बड़े बड़े दावे अपने मुंह से ना निकाला करें कि मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, क्योंकि कुछ अरसे के बाद जब आप रोना शुरू करते हैं, जब नींदें नहीं आती, जब गोलियां खा रहे होते हैं, जब डॉक्टर के पास जाके घंटों आप बोलते हैं, उसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि यू हैव टेकन ऑन द वर्ल्ड, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। 7.5 अरब लोगों के 7 पॉइंट चल रहे हैं, उनके साथ आपकी लड़ाई नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी में कम बोलकर अपने राज को अपना राज रख के एक सिस्टम बनाना है जिसमें आप अपनी वो ज़िंदगी जी सकें जो आप जीना चाहते हैं। एक और बात कि मैं जैसे हूँ मुझे ऐसे ही खूबियों खामियों समेत एक्सेप्ट किया जाए, इस क्या है आपके पास? अपने आप को ना, ये जो फॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, बच्चे के लिए नहीं कह रहा, ओवरऑल ये जो फॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना लोगों के साथ, जिसमें लोग पैदा हो गए हैं, बड़े हो रहे हैं और उनको ज़बरदस्ती ये सिखाई बताई जा रही है, जो मिला है उससे ज़्यादा उनको और चाहिए, क्योंकि दे डिज़र्व इट, क्योंकि दे हैव दिस राइट। देयर इज़ नो राइट, यू हैव टू डिज़र्व द राइट। फ्रीडम चाहिए आपको, उसकी प्राइस होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, उसकी प्राइस है हैविंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वरना पूरी दुनिया, आजकल 2 जुमले आप बोलें पूरी दुनिया पागल कर देगी आपको। सोशल मीडिया में भी और टीवी का भी एक इशू बना लेंगे, उनको तो खबर चाहिए सिर्फ। तो इसीलिए ये आपकी खूबियाँ और खामियाँ दुनिया को बताने के लिए नहीं है। खूबियाँ तो बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो नज़र आ जाएंगी जब आप बोलेंगे, जब आप काम करेंगे, जो आपके रिजल्ट्स होंगे वो नज़र आ जाएंगे। खामियाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, खामी सिर्फ उसको बतानी है जिससे रिश्ता रखना है आपने, क्योंकि उसको पता होना चाहिए वो ब्रूटल ऑनेस्ट ट्रूथ कि भाई मेरे में ये 2 कमियां हैं और ये 2-4 अच्छी बातें हैं, दैट्स इट। बल्कि ये 10 कमियां हैं और ये 2 अच्छी बातें हैं, ये आप उनको सिर्फ बताएंगे, दुनिया को नहीं बताएंगे। होता क्या है जब आप ये चीज़ें खुलकर बताना, और हर बंदे का आपने देखा है नए ज़माने में, हर बंदे का जिसके साथ मुंह लगा हुआ है ना, अब उसके साथ ज़बान भी लगी हुई है, उस कमबख्त ने तो बोलना ही बोलना है, दुनिया का तो काम बोलना है, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। इससे एक और बहुत अच्छा पॉइंट आया था, मैं कल किसी ने मुझसे बात की थी क्रिटिसिज्म के ऊपर, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इस पॉइंट को ज़रा समझा लूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे बहन भाई जो हैं और हमारे बच्चे बहुत बर्बाद हो रहे हैं और बड़ी तकलीफ़ में हैं वो, और बार बार फिर वो रोने लग जाते हैं। जिनको दुनिया की परवाह नहीं होती वो रोने लग जाते हैं, जिनको दुनिया की परवाह नहीं होती वो बाहर निकलने से पहले 10 किस्म के मेकअप करते हैं, फ़ोटो बाहर निकालने से पहले 6 किस्म के फ़िल्टर लगाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें दुनिया की परवाह नहीं होती। अब आप जो कुछ भी कहते हैं ना, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, आप जो करते हैं उससे पता चलता है। एक बात। दूसरी बात, किसी सियाने आदमी ने कहा था, इट डजंट मैटर व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट यू, बट इट डज मैटर व्हाट यू गिव देम टू थिंक अबाउट यू। तो जब आप
जो उनके दिमाग में चीज़ें डाल रहे हैं, जो इमेजेस बना रहे हैं, ये समझें उसके हिसाब से वो आपके साथ डील भी करेंगे और अपने जहन में आपको कंपार्टमेंटलाइज करेंगे। क्यों करेंगे जी? इसीलिए उस दिन मैं किसी से कह रहा था, हमारी को बात हो रही थी कि नाम क्यों ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। इसलिए कि लोग जब उस नाम को और उस बंदे को नहीं जानते हैं तो करते क्या हैं, वो जब वो किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते तो उससे डर जाते हैं। कैसे डरते हैं? उसको उन्होंने किसी कंपार्टमेंट में डालना है कि वो जानते हैं इसको और उसकी क्या औकात है और उसकी क्या समझ है और वो क्या है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो दे स्टार्ट स्पेक्यूलेटिंग, और वो खुद से, क्योंकि उसके बारे में नहीं जानते तो खुद से उसके बारे में बातें बनाना शुरू कर देते हैं। और ज़्यादातर वो बातें, अगर बंदा नीच है तो वो नीच सोच में बनाता है। आप जो हैं आप वही क्रिएट करेंगे। जो लोग ये समझते हैं कि हम सारी बुराइयां करेंगे और हमारे बच्चों में वो बुराई नहीं होगी, ऐसे नहीं हो सकता। सारी बुराइयां बच्चे देख रहे हैं। वो सारी बुराइयां जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, वो आपके जीन के थ्रू ट्रेवल कर रही हैं। आप जीन को जब समझ जाएंगे कि एक चीज़ क्या है, ये हज़ारों सालों से ये सब कुछ इसके अंदर फीड जो आप आगे व्हीकल चेंज करता जा रहा है, ये आप जिसके बतन, जब आप गंद करते हैं तो हमेशा कहता हूँ गंद खाते हैं, गंद बोलते हैं, गंद फैलाते हैं, फिर गंद ही पैदा करते हैं और फिर वो गंद ही होगा। तो जो भी आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं उससे पहले, जैसे मैंने शो क्रिएट करने से पहले बताया था, क्या सोचना है, क्या सोच कर आना है, क्या जहन में रखना है, कैसे वो एनवायरनमेंट बनाना है माइंड का, और उसके हिसाब से आपसे बातें, जो लोग कहते हैं जी मुसलसल बोले जाते हैं, ये होता है, वो होता है, फलां होता है, ये सारे का सारा इसको चैनलाइज किया जाता है। इससे पहले काम किया जाता है और इस तरह औलाद के ऊपर भी किया जाएगा। तो पहली बात यह है, जब आप कोई बुरा काम करते हैं तो उसकी तशहीर करना। बुराई में एक बात याद रखिएगा, जब तक आप उसका कोई विटनेस नहीं बनाते, जब तक आप अपने मुंह से उसके बारे में बात नहीं करते, तब तक आप पे सज़ा नहीं है। रब ने जो बंदे के साथ मामला रख छोड़ा, किताब को गौर से पढ़िए और जो बात हुजूर पाक ने की है, तो जब आप उन बातों को का बरमला इजहार करते हैं, बुराइयों का, उसको सोशल एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, खुद भी बुरा कर रहे हैं, उसके बारे में बात भी कर रहे हैं और उसके बाद सोशल एक्सेप्टेंस भी दे रहे हैं, लोगों को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप पूरा सिस्टम बर्बाद कर रहे हो। सोशल फाइबर उधेड़ के रख रहे हैं आप, सिर्फ समझ नहीं है आपको इस बात की। तो अच्छा काम आप जब करते हो तो वो जब हो रहा होता है, देख रहे होते हैं लोग, तो उसमें से अच्छाई बढ़ती है। बुरा काम को आप जब सोशल एक्सेप्टेंस देते हो तो वो, आपने हमारे पाकिस्तान और इंडियन टीवी ड्रामेस देखे हैं, उन ड्रामास को देखने के बाद लोग समझते हैं कि औरत जो मैनिपुलेटिव होती है, औरत जो ये अंडर हैंड मनूवर्स करती है, औरत जो गेमर होती है, वो रेगुलर औरत है और सबको ऐसा ही, मैं ऐसा ही बनना चाहती हूँ। कई लोग कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी बड़ी तकलीफ दे, मैं उस हीरोइन की तरह रोना पीटना नहीं चाहती हर वक्त, उसके जुल्म सितम सारे वो बर्दाश्त कर रही है क्योंकि वो उठ के नहीं खड़ी हो रही, लेकिन उसके साथ साथ उठ के खड़ा होना है। लेकिन देयर इज़ अ वे टू स्टैंड अप एंड डू योर थिंग। जब तक आप वो नहीं सीखेंगे, प्रेशर बढ़ते चले जाएंगे। ज़िंदगी में इस जगह तक पहुंचना और ये सारे काम करने में सिर्फ ये नहीं पता करना कि व्हाट डू यू वांट, आपको ये भी पता है कि व्हाट डू यू नॉट वांट, व्हाट टू ओवरलुक एंड हाउ टू मेक श्योर कि आपका टाइम ज़्यादा उन चीज़ों में ज़ाया ना हो, क्योंकि पूरी दुनिया टाइम ज़ाया करने पे लगी रहेगी आपका। जिस बंदे को पता होता है कि मैंने कहाँ जाना है, बाकी सारे उसका टाइम ज़ाया करने की अपनी अपनी कोशिशें करना शुरू कर देते हैं। और आपको पता होना चाहिए उन चीज़ों को ब्लॉक कैसे करना है, उन स्ट्रेसेस को कैसे ब्लॉक करना है। सो ये पॉइंट्स हैं जी। और जब आप समझें पहले ये हिपोक्रेसी में और मॉडर्न होने में, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में और हर बात नीड टू नो बेसिस पे बताने में फ़र्क कितना है। ये ज़िंदगी इतना आसान काम नहीं है कि आप इसको अपनी मर्ज़ी से जीने की कोशिश करें और लोग रास्ते में ना आएँ और लोग आपके साथ मसले ना खड़े करें। ये हो ही नहीं सकता। जिस आदमी को भी एक डगर पकड़ ली जिसने, उसके घर वाले पहले शुरू करते हैं, उसके माँ बाप पहले शुरू कर लेते हैं उनके खिलाफ बातें और मसाइल। जो काम आप करना चाहते हैं, जिन लोगों को उनसे बेनिफिट हो रहे होते हैं, उससे जिसको पैसे मिल रहे होते हैं, उससे जिसके रोजी रोटी लगी होती है, वो सारे क्रिबिंग करके आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। घर में भी, कामों में भी। ये नीच लोगों का शुरू से यही वतीरा रहा है, यही आदत रही है कि वो ये भूल जाते हैं कि वो हाथ जो फीड कर रहा है उसको मत काटें या उसको मत दुखाएं। इतनी बेसिक अगर किसी को नहीं पता ना, तो रब के साथ भी हम यही करते हैं, क्योंकि जिसमें शुक्र नहीं है बंदे का, उसमें रब का भी शुक्र नहीं हो सकता। तो ये समझ, और जो हमें दे रहा होता है, जो कुछ हमें मिला है, उसके बजाय आप गिले शिकवे करना, रब से ज़रा चेक आउट करें। वो कहते हैं हमारा अपना रिलेशनशिप है, ठीक है, लेकिन वो रिश्तों में आपने किया क्या है, वापस क्या दिया आपने, कंट्रीब्यूट क्या किया है, ये हम लोग भूल जाते हैं। और ये हमें कोई बताता भी नहीं, क्योंकि सबको ये है कि आप उनके बारे में अच्छा सोचें, अच्छा समझें। मेरे पास जितने लोग आते हैं लाइफ मैनेजमेंट के लिए, मैं क्योंकि जिस बंदे के बारे में वो बात करते हैं या जो भी मसाइल वो बताते हैं, मेरा उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं होता। मेरा ध्यान ये होता है कि आपने कहाँ कहाँ गलती की
और मैं बताता हूँ आपने यहाँ खुद गलतियाँ की हैं और उसकी वजह से अगले बंदे के जहन में ये और बढ़ावा गया, क्योंकि हम खुद अपने तमाम फेल्ड चीज़ों से मैंने ये सीखा कि इसमें मैंने गलतियाँ कहाँ की, और अगर बंदा ने कुछ गलत किया तो वो भी मेरा कसूर था, क्योंकि मैंने मटेरियल सही चूज़ नहीं किया। सब्र कर लेते और इंतज़ार कर लेते, वक्त के साथ साथ उन चीज़ों को कम से कम कर सकते थे हम। लेकिन जब ये दुनिया और ज़ोर और प्रेशर पड़ते हैं तो उसमें आप डेस्परेट होकर कुछ चीज़ें करते हैं, उसमें नुकसानात बहुत हो जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा कोशिश ये करते रहा करें कि जिस किस्म का बंदा आपको और जिस गिफ्ट का बंदा आपको मिलता है उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चला सकें और आगे मिला सकें। अच्छा जी, अब आते हैं डॉक्टर साहब का वो पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उससे पहले जनाब ये वक्त हुआ है एक कमर्शियल ब्रेक। आज हम आपको कमर्शियल ब्रेक भी सुनाएंगे, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि कमर्शियल ब्रेक कैसे बनती है और शो में आती है, और आप लोग आज फेसबुक के ज़रिए वो भी देखेंगे, क्योंकि आज का पूरा शो बनता कैसे है ये शो वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये होता है टॉप ऑफ द आवर। Welcome back, ladies and gentlemen. You're listening to Radio Azad, where your voice matters. So, कॉलर जी हमारे पास कोई मेहरबान। रेडियो आज़ाद, you're on the air. अस्सलाम वालेकुम खान जी। वालेकुम सलाम। सॉरी आपको होल्ड करना पड़ा। सर जी हम होल्ड के लिए पैदा हुए देर तक मर्जी लगाए हम। बिल्कुल ठीक है, आप हमें खुद लाइन लगाए रखें जी। आपको हमने मुर्शिद माना हुआ है। हाँ जी, हमने भी आपको मुर्शिद माना हुआ है, दिल से माना है, और गली बातें भी नहीं, दिल से माना है। और आज ना मुझे अभी थोड़ी देर पहले किसी का मैसेज आया, उन्होंने कहा जी वो एक नज़्म है फैज़ साहब की जो हमें बहुत पसंद है, तो वो सुना दीजिए, तो उसमें तुम्हारे बारे में जिक्र ज़रूर आएगा। ठीक है, शो के एंड में मैं इंशाल्लाह ज़रूर सुनूंगा। सर जी ये क्या जिंदगी एक अजीब सा चक्कर है कि आप ना मिलते मुझे तो शायद मैं पागल हो जाता। आपने मेरे मुश्किल सवालों का बड़े आसानी से मुझे जवाब दिया, जिसका मुझे समझ आ गई। तेरे मिलने से अब मैं पागल हुआ जा रहा हूँ ना। वो कैसे सर जी, कहीं ट्रांसफर तो नहीं हो गया कुछ? नहीं, इंसान जो आजकल जितने भी लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं ना, तो बजाय इसके कि वो एसेट हों, वो ज़्यादातर लाइबिलिटी होते हैं। तो अब जिस जगह पे ज़िंदगी में मैं आ गया हूँ इतने सालों की कष्ट करने के बाद, तो अब जितने लोग मुझे मिलते हैं ना, वो बेचारे वो बजाय इसके कि वो ऐड करें कोई वैल्यू उसके अंदर, वो जो मैंने बनाया है वो उसी में से लेते चले जा रहे हैं। कभी गुडविल ख़त्म कर रहे हैं, कभी ना रिस्क ख़त्म कर रहे हैं, कभी मसले कर रहे हैं। तो मैं जगह पे ऐसी हैं ज़िंदगी में, क्योंकि बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जब आपके खर्चे कम हो और मिनिमलिस्ट आदमी हो तो इतना आपके पास होता ही नहीं है, तो वक्त होता है, थोड़ी एनर्जी होती है, तो वो जो भी मिलते हैं ना वो ज़्यादातर आते तो मदद करने और हेल्प करने हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ मुझे, और बहुत सारे आते हैं जो सीखने आते हैं। लेकिन कमाल बात यह कि आज तक जितने आए ना तेरे अलावा, उसमें सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे अलावा सर जी? नहीं, तेरे से तो सीख लिया ना, लेकिन वो मुझे दूसरी तरह सिखा के गए सारे। सारे उस्ताद थे जी। सर जी मैंने एक रिसेंटली ड्रामा देखा, उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। हाँ, कौन सा? बहुत सारी चीजें थी उसमें जो सीखने वाली थी। वो इशफाक अहमद का था ड्रामा मन चले का सौदा। वो बड़ा जबरदस्त। वो इतना कमाल का ड्रामा, इतना पुराना ड्रामा वो, लेकिन मेरे ख्याल से आखिरी टाइम तक वो चलता रहेगा, कुछ ना कुछ देके जिसको आप इतना पुराना ड्रामा कह रहे हैं ना, वो हमारी यादाश्त में भी और हमने देखा भी, और उस दिन सबसे कम लोग टीवी देखा करते थे, क्योंकि हफ्ते में 5 दिन 8 से 9 वो ड्रामा लगता था। डिफरेंट ड्रामास लगते थे ना रोज़। एक दिन नीलाम घर होता था जुमेरात को शायद, और बाकी दिनों में 4 दिन ड्रामे होते, तो हर कोई देखता था। और मन चले का सौदा लोगों को बहुत कम समझ आता था, हालांकि उसके अंदर एक बात जो है वो ज़िंदगी बनाने वाली है। सर जी ये सवाल मेरा ये है कि आप मिले, फिर ये अल्लाह की तरफ से मैंने ड्रामा देखा और मुझे किसी ने कहा ये देखना, मैंने देख लिया। मेरे रहते खूते जो क्वेश्चन थे वो मेरे इससे मिल गए। मुझे समझ नहीं आ रही कि जिंदगी मुझे लेके किस तरफ जा रही है और लेके कहाँ जाएगी जिंदगी को, अल्लाह पाक की, या फिर क्या है? जिंदगी आपको उस तरफ लेके जा रही है जिस तरफ आपकी सोच आपको लेके जा रही है। जो चीज़ें आप देखते हो, जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होता है, वही चीज़ें आगे जाके आपकी ज़िंदगी बनती हैं। उसी में आपका पैशन होता है, उसी तरफ आपका दिल खिंचता है। ठीक है, सो जो भी आपने शोज़ में आए 3-4 साल पहले, उसके बाद इस शो से थोड़ी बहुत आपने चीज़ें ली, फिर आपका उसमें इंटरेस्ट था, अपनी इंटरेस्ट की चीज़ें आपको नज़र आती रहेंगी ज़िंदगी में, और आप वो डगर और वो रास्ता लेते जाओगे, और उसमें आपको कंफर्ट अगर महसूस हो रहा है, उसमें खुशी महसूस हो रही है, जो भी आपकी आवाज़ में और बाकी चीज़ों में नज़र आ रही है, जो आपने शुरू में कहा था अगर हम आपको ना मिलते तो क्या होता। तो ये अजीब कमाल किस्म की ज़िंदगी है जिसमें बहुत हुज़्न मलाल, दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ बहुत कम हो जाती हैं। जैसे आदमी ने इस दुनिया में सबसे आसान ज़िंदगी गुजारने का एक ही तरीका है, अपनी ज़िंदगी को, अपनी कमज़ोरियों को सामने रख के और अपनी
ताकत को सामने रख के बनाओ, अपनी ज़िंदगी खुद बनाओ। ये जो लोग कह रहे हैं, ये जो कहानी डाली जा रही है, इस पे आज तक मैंने किसी को खुश नहीं देखा, सब सफरिंग में है। तो सफरिंग कम से कम तब होगी, या दुख कम से कम आपको तब मिलते हैं जब आप वो ज़िंदगी बनाते हैं जो आप जी सकने की सकत रखते हैं, या दिल रखते हैं, या फिर अकल रखते हैं। सर जी, आपने अभी बात की कि उस टाइम लोगों को समझ नहीं थी आती उस ड्रामे की, तो आपने उस टाइम देखा तो आपको समझ आ गई थी? मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें उस वक्त समझ आती थी, मैं बहुत छोटा था। लेकिन उसके बाद जब मैं इशफाक अहमद साहब की कुछ बातें जो है ना, क्योंकि हमारे ज़माने में एक आदमी, तो उनका नाम था शौकत ज़ैनुल आबिदीन साहब, बहुत कमाल आदमी थे, वो प्रोड्यूसर थे। तो जब मैं FM 103 पे शो किया करता था लाहौर में, तो वहाँ पे एक लेडी थी आयशा असलम, कमाल इंसान है वो, तो उनके साथ अलैग से अलैग थी। तो उन्होंने एक दफ़ा मेरा शो सुना था, तो उन्होंने कहा था कि ये वो आदमी थे जिन्होंने जाविया बनाया था इशफाक अहमद साहब के, जिसमें वो बैठते थे, लोग आके उनके इर्द गिर्द बैठ के उनसे बातें करते थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं ना आज़ाद साहब को मिलना चाहता हूँ, और मेरा प्लान ये है कि यंग लोगों के लिए ना यंग बंदे का जाविया एक बनाते हैं। सो उस ज़माने के बाद से मैं इशफाक अहमद साहब के बहुत सारे काम देखना और सुनना मैंने शुरू किए थे। ठीक सर जी, इस ड्रामे के बारे में आपने कुछ ना कुछ बात करनी है, आपने इसमें से क्या सीखा और क्या कुछ सीख सकते हो आप? उसमें सारी वही बातें जो हम रोज जिंदगी में जीते हैं, करते हैं। सर जी, आपने जो कुछ बात करते हो या कुछ आपके डायलॉग्स हैं, वो उसी से सेम उसी से मिलते हैं, ये आपने वहां से चुराए हैं? ओ यार, वो बात तो 15 साल 20 साल पुरानी होगी। जब आप रास्ते में डगर पे होते हैं ना, चुराई हुई चीज आप फिलबदी मुसलसल सैकड़ों दफा कैसे बोल सकते हो? जब तक आप जो हो वो उसको नहीं मानते हो ना। मतलब एक बंदा आपको मिलेगा अमिताभ बच्चन साहब की तरह, वो उठेगा, बैठेगा, चलेगा, फिरेगा, तो वो अमिताभ बच्चन थोड़ी होगा, उसकी अपनी ज़िंदगी सब कुछ। जब तक आप सोच को, इशफाक साहब भी अगर ऐसा कुछ करते थे, या बहुत सारे और, मैंने तो खैर इशफाक साहब तो एक राइटर है ना, इनसे बहुत पहले जो वासिफ अली, उनके साथ वासिफ अली वासिफ साहब, और उसके बाद बहुत, और मैंने इब्ने सफ़ी, असल जो कहानियाँ मैं पढ़ता था ना वो इमरान सीरीज़ की थी, पहले इब्ने सफ़ी की, उसके बाद मज़र कलीम एम ए साहब की, जो कि फ़िक्शन के ऊपर थी, जो ड्रीम के ऊपर थी, जो कमाल करने के ऊपर थी। मैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर था। लेकिन ये जो करते थे ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ना ये खुश्क बहुत कर देते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी ऑडियंस भाग जाती थी, और लोगों के लिए वो बात उस तरह समझ नहीं पाते थे जिसको। लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी किसी तरीके से जीते हो ना, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ दुनिया के जितने भी थिंकर्स हैं, उनके काम को आप सामने रखोगे, सब में सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी, क्योंकि इल्म जहाँ से आता है वो सोर्स एक है। इसीलिए तो वो सैफ साहब ने कहा था ना, जैफुद्दीन सैफ का था कि अंदाज़े बयां रंग बदल देता है सैफ, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। और हम सब लोगों ने ये बातें जो हैं, जो चुराई हैं, ये सारी की सारी चोरी जो है ना, ये रब से की गई है, क्योंकि इल्म, अकल, दानिश का जो मंबा है ना, वो रब की ज़ात है। और वहाँ से मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ तरीके से अपने एक्सपीरियंस में ढाल कर अपने अंदाज में लोगों तक पहुँचाया जाता है। बस यही असल काम है। आसान सा सवाल सर जी, इसमें बहुत कुछ छुपा है। जिंदगी गुजारने का जो आसान तरीका है वो ये है कि हवा को हवा के रुख पे छोड़ दें, जिस तरह आपको लेके जा रहे हैं हालात है या रब है या जो भी है, सब कुछ छोड़ के उसकी बस नीचे सर करके चलते रहें, वो ठीक है? या फिर इर्द गिर्द देख के, सोच समझ के, बहुत सारी चीजों को फिगर आउट करके, दिमाग पूरे का पूरा लगा के फिर चलें, वो ठीक है? कौन सा तरीका बेहतर है? सर नीचे करके बिना इधर उधर देखे जो चलती है चीज़, उसका नाम है भेड़। इंसान इस काम के लिए पैदा नहीं हुआ है। इंसान सोचने के लिए पैदा हुआ है, मकसद बनाकर उसके ऊपर सोचने के लिए पैदा हुआ है। ज़िंदगी में जो उसके मामलात हैं, वो ख़ुद अपनी ज़बान से, अपने हाथ से, अपने कमा कर उसको मामलात को हैंडल करने के लिए पैदा हुआ है। रब को जानने हुआ है, अपने आप को जानने के लिए पैदा हुआ है। अपने अंदर का वो जो डिवाइन स्पार्क है जो उसके अंदर है, वो रब से जुड़ा हुआ है पहले से। उसको और उस रब के बीच में जितनी हर्डल्स हैं जो हम दुनिया में क्रिएट करते हैं, उन सब को आहिस्ता आहिस्ता उसमें से निकाल कर चीज़ों को आसान करने के लिए पैदा हुआ है। अपने लिए आसानी हो जाएगी तो अपने इर्द गिर्द वही बात बताकर दूसरों के लिए आसानी आप पैदा कर सकेंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है। असल काम ये है करने का। सर जी, एक नॉर्मल इंसान बड़ा स्पेशल आदमी कैसे बन सकता है? हर नॉर्मल इंसान एक स्पेशल आदमी है, और ये स्पेशल होने की बीमारी ने आदमी को तो बर्बाद किया है, कौमों को बर्बाद करके रख दिया है। स्पेशल अगर आपने होना है तो एक ही तरीका है। ये जितने लोग आपको मार्केट में मिलते हैं दुनिया के इस बाज़ार में,
वो सब के सब ही स्पेशल होने के चक्कर में हैं। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, वो बातें किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं, कोई अपने ड्यूटीज़ नहीं पूरी कर रहे और अपने काम नहीं कर रहे और कहते हैं मैं रब मुझे किसी तरह वो मुझे ऐसे फील हो जाए, ऐसे इल्हाम होना शुरू हो जाए, वो मुझे ऐसे नज़र आना शुरू हो जाए, मुझे मेरी उसके साथ लौ लग जाए। ये काम इस तरह करने के लिए, रहबानियत के लिए नहीं होते हैं। रब के कानून के ख़िलाफ़ रब किसी को नहीं मिलेगा, वो वैसे ही मिलेगा जैसे उसने बताया है। इसलिए किसी एक दिन आपको रोशनी आएगी और एक दिन आपको कोई स्पेशल फील करा देगा। यू आर ऑलरेडी स्पेशल। मिलियंस जो क्रोमोसोम के अंदर से जो आप उसमें से सिलेक्ट हुए हैं एक, यू आर ऑलरेडी द बेस्ट। आप पहले से स्पेशल हैं। अगर आपको बहुत स्पेशल होना है तो उसका सिर्फ एक तरीका है, और जो आदमी ये करता है सिर्फ वही स्पेशल होगा रब की नज़र में भी और बाकी कमाल में भी, कि आपने वापस क्या दिया है, कंट्रीब्यूशन क्या है आपका। जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका उतने स्पेशल हैं। जितने जिम्मेदार हैं, जितने आप रिस्पॉन्सिबल हैं, उतने कीमती आदमी हैं। बस इसके अलावा और कोई स्पेशल नहीं है। हम सारे या स्पेशल हैं या फिर वो स्पेशल है जी जिसने कोई कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसका ज़र्फ सबसे बेहतर है, जिसने दुनिया में रहते हुए अपना काम भी किया, काम करने की कोशिश भी की, जितनी उसको समझ थी उसके हिसाब से जीने की कोशिश की, लोगों के साथ अच्छाई करने की कोशिश की, किसी के बारे में दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं रखा, उनके साथ ज़्यादती नहीं की, उनका हक नहीं मारा। ये 4-5 चीज़ें हैं, और यही चीज़ें जो रब ने आपको हराम 4-5 चीज़ें बताई हैं। शिर्क नहीं किया जिसने, किसी का जान माल इज़्ज़त आबरू के ख़िलाफ़ आपने कोई काम नहीं किया। ये 3-4 चीज़ें अगर आपने नहीं की हैं तो आप वैसे ही बड़े स्पेशल आदमी हैं इस ज़माने में। ठीक है जी। और बाकी अल्लाह खैर से अल्लाह कोई है हमारे साथ। रेडियो आज़ादी रौंदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। मैंने देखा है कि हम में से कुछ लोग, बल्कि मोस्टली, और स्पेशली वो लोग जो पॉजिटिव और वेरी हार्ड वर्किंग, उनकी उम्मीद वाबस्ता कर दी जाती है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो इंजीनियर बन जाओगे, मेहनत करोगे तो एक्टिंग का ऑडिशन पास कर जाओगे, अगर तुम प्यारी हो तो दुआ और वजीफा करो तो रिश्ता मिल जाएगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा और तुम्हारा रिलेशनशिप चल पड़ेगा। अब क्या होता है कि जब ये चीजें हो रही होती हैं और व्हेन दोस थिंग्स डोंट हैपन जैसे हमें बताया गया है, एंड ड्यू टू आवर ओन एंटिसिपेशन, तो वी स्टार्ट फीलिंग रिजेक्टेड। हाँ जी, ये जो अभी आपने अभी इससे पहले, सॉरी मैं कथा कलामी कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी अभी आपने चीज़ें बताई हैं ना जो हमें बताई गई थी, ये सब कुछ करने से कभी रिश्ता नहीं चलेगा। जी, वही मैं कमिंग टू द पॉइंट कि जब इंसान कहते हैं ना कि व्हेन दोस थिंग्स डोंट, जो हमें बताई गई, व्हेन दोस थिंग्स डोंट हैपन ड्यू टू आवर ओन एंटिसिपेशन, वी स्टार्ट फीलिंग रिजेक्टेड। क्या होता है कि वी स्टार्ट फीलिंग ओह वी आर नॉट गुड इनफ, सब कुछ होते हुए और करने के बावजूद मेरा रिश्ता नहीं चला, समथिंग इज रॉन्ग विद मी, कि मैंने इतनी मेहनत की, इतने ख्वाब देखे और मुझे जॉब नहीं मिली। फिर क्या होता है, इट रियली हर्ट्स, बड़ी तकलीफ दे फीलिंग होती है, और कुछ लोग जिंदगी में हमेशा के लिए तकलीफ दे फीलिंग में फंस के रह जाते हैं। चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। द क्वेश्चन कम्स हियर कि किस तरह कोई ऐसा फार्मूला कि हम इस रिजेक्शन को बड़ी बहादुरी से फेस करें और जिंदगी को आगे लेके चलें विद करेज एंड ह्यूमिलिटी एंड बाउंस बैक करें इस खूबसूरत जिंदगी की तरफ, अपने आप को रद्द किए बगैर, कि हम ये कहें कि आई एम गुड इनफ, आई एम नॉट रिजेक्टेड। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। पहली बात, एक तरफ हम कह रहे होते हैं कि जी दुनिया मैटर नहीं करती, फिर हम कहते हैं मुझे रिजेक्ट कर दिया दुनिया ने, फिर हम कहते हैं जी कि मैं तो बड़ी ये हूँ, मैं तो बड़ा ये हूँ, मैंने तो फलां किया, और फिर हम कहते हैं मैं रिजेक्टेड फील कर रहा हूँ। फिर हम कहते हैं जी मैंने ये चीज़ अचीव की ज़िंदगी में और अब मैं बहुत रिजेक्टेड फील कर रहा हूँ। इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी ज़िंदगी है हम लोगों की। अगर आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है तो फिर क्यों रिजेक्टेड आप फील करते हैं? कभी आप रिजेक्टेड फील कर, लोग कहते हैं जी खुदा से मैं बड़ी रिजेक्शन मैंने फ़ील की, मैंने नमाज़ें पढ़ी, मैंने दुआएं की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। ठीक है जी, आप एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम में जाए बिना, रब का पता चला मुझे जैसे 32-30 साल की उम्र में पता चला कि रब को एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और मैं आईफोन पे उसको ढूंढे चला जा रहा हूँ और ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, और वो चीज़ जिसमें ज़ोर ज़बरदस्ती होती नहीं, मतलब आप किसी बंदे से मोहब्बत कराने के लिए मरे जा रहे हैं और सारे वो गलत काम कर रहे हैं। आप पियानो बजाने के लिए मरे जा रहे हैं, बग़ैर सीखे सारे गलत नोट हिट कर रहे हैं, सुबह शाम हिट कर रहे हैं, और आप कहते हैं मेरी तपस्या क्यों नहीं काम कर रही, मेरे से सुर क्यों नहीं बन रहा। सुर बनाने के लिए पहले सुरों की समझ होनी चाहिए। सुरों की समझ जिसको समझ है उससे सीखी जाएगी।
तो रब से रिश्ता बनाने के लिए उसने क्या कहा है, बाकी ठेकेदारों को छोड़ के उसको डायरेक्ट समझने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और जहाँ नहीं समझ आती वो ज़िंदगी वक्त के साथ साथ सिखाएगी, और फिर आप जाएंगे अपने अपने लोगों के पास जो उस काम में एक्सपर्ट हैं उन सब्जेक्ट्स में, और वहाँ से आप चीज़ उठाएंगे। ठीक है, और इसमें इतना टाइम नहीं लगता, आजकल सब कुछ यूट्यूब पे होता है बाय द वे, क्योंकि लोगों ने कहना ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल है तो फिर चूपें करने जो हम ज़िंदगी के चूप रहे हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये जो रिजेक्शन का मामला है ना, अब आते हैं डॉक्टर साहब के उस पॉइंट की तरफ और शो को जोड़ते हैं वहीं से, जैसे शो शुरू हुआ तो उन्होंने कहा था जी हम ओवर एनालाइज करते हैं चीज़ों को, और फिर हम ओवर एनालिसिस को भी ओवर एनालाइज करते हैं, और उससे हमारी एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती है और हम एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, और फिर हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहता, कोई मसरफ़ नहीं रहता। ठीक है, ना यूज़ रहता है और ना फिर कोई उसकी का एम रहता है। तो अब हम इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए क्या करें? उसमें मैडम का ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा बीच में, ये जो रिजेक्शन का वाला पॉइंट है। और उनका सवाल ये था कि क्या हम ऐसा सिस्टम डिवाइस करें कि रिजेक्शन जो है वो हमें बॉदर ना करे और हम अपना काम प्रोडक्टिवली कंस्ट्रक्टिवली करके कुछ कर पाएँ जो हम ज़िंदगी के लिए करते हैं। अब कॉल्स बंद कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में एक साथ आ रही हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि वो सारी की सारी को सीक्वेंस में आप तक पहुँचा सकूँ मैं। पहली बात है, आपको पता ही नहीं चलता और आपको एकदम छींकें आना शुरू होती हैं, और इतनी छींकें आती हैं कि आपकी पहले नाक बंद होती है, फिर आपका गला सूज जाता है, फिर आपकी वीजिंग साउंड आने शुरू हो जाती है, और आपका सांस बंद होने लग जाता है, और ये सब ऐसे होता है। अब सबसे पहले क्या करते हैं आप? सबसे पहले आप ये करते हैं कि आप ये फिगर आउट करें कि ये है क्या। आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, नाक कान गले के जो पहले स्पेशलिस्ट हुआ करते थे उस ज़माने से शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो आप जाते थे तो वो डायग्नोस करते हो, कहते जी आपको एलर्जी है। किस चीज़ से? जी मुझे एलर्जी है जी, इस मौसम में आपको पॉलन से एलर्जी है। ठीक, ओके, क्या करें जी? दो तरीके हैं। एक तो वो चीज़ें जिसकी कमी है बॉडी में, उसके लिए एंटी क्या करें, हिस्टामीन को काबू करने के लिए एंटी चाहिए आपको, एंटी हिस्टामीन चाहिए। अच्छा जी, एक ये तरीका है। और दूसरा ये कि आप उस जगह से हिजरत कर जाएं, क्योंकि जिस तरह आपको सांस बंद हो रहा है, ये हालात आपके चल रहे हैं और ये काबू नहीं हो रहा, अगर आगे जाके दवाई से आगे जाके देखेंगे तो वो कहेंगे जी कि आपको जगह बदल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत होता है, या फिर इस मौसम में बहुत ज़्यादा होगा। और इतना हो जाता है कि आपके सांस बंद हो जाते हैं। ठीक है जी, और आपको तकलीफ़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, और कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो देयर इज़ अ प्रोसेस टू गो अबाउट इट ना। लेकिन ये फिज़िकल है तो आप ये सब करते हैं, लेकिन जब ये साइकोलॉजिकल होता है, जब ये स्पिरिचुअल ये ब्लॉकेड होता है, और जब आप अपेरेंटली बॉडी सब ठीक चल रही होती है लेकिन आपको सांस नहीं आ रहा होता, तो फिर आपको कहा जाता है कि जी ये लिफाफा लें, उसमें सांस लें, आपको सांस आएगा। और आपको पता नहीं होता मुझे इतनी एंग्जाइटी क्यों हो रही है, लेकिन उसकी आपको इतनी टेंशन नहीं होती। ठीक है, फिर लोग कहते हैं जी पागल हो गए हैं, ये फ़लाँ हो गया, इनमें ये हो गया, वो हो गया। मसला ये है कि जब तक आपको दर्द नहीं होता तब तक आप इलाज ढूंढने चले जाते हैं, अगर फिज़िकल है। लेकिन साइकोलॉजिकल दर्द और स्पिरिचुअल दर्द जो होते हैं, उसकी सज़ाएं हैं ये सारी, जो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि आप तीन चीज़ों से मिलके बने हैं, आपकी सोल जो है, और आपकी जो बॉडी है, और उसके बाद आपका ब्रेन है। ये तीनों ब्रेन बॉडी के अंदर है, लेकिन बॉडी का बादशाह है, और वहीं से सारा गेम हो रही है आपके साथ, और जो गेम हम रोज़ हार रहे हैं, क्योंकि वो हमारा ग़ुलाम होना चाहिए था, हम उसके बादशाह होने चाहिए थे, लेकिन उल्टा है, हम उसके ग़ुलाम हैं। और जो केमिकल्स वो अपनी मर्ज़ी से चल रहा है, और जितना बेचारे के साथ जो उसको खुराक दी जाती है वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसका हमें कुछ पता नहीं है, सब गंद खाए चले जा रहे हैं। तो जाहिर बात है वो अपने मैक्सिमम पे ऑप्टिमम लेवल पे वो ब्रेन हमारा ऑपरेट ही नहीं कर रहा, और ना हमें पता है कि इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, ना हमें बचपन में ये सिखाया समझाया पढ़ाया गया था। उस ज़माने में वो रट्टे और बाकी चीज़ें पढ़ाई जा रही थी, जो कि जिसमें से खाए पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने, सारे डॉक्टर्स, सारे इंजीनियर्स, सारे IT प्रोफेशनल्स, सारे, इवन आप रॉकेट साइंटिस्ट भी हैं, तो आपको एक चीज़ नहीं करनी आती, बाकी सब कुछ हमको आ गया है, और वो है ज़िंदगी जीनी। बिकॉज इसके हमें पैसे नहीं मिलते, और इसकी कोई कदर या वैल्यू नहीं है इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि जिसको हम ज़िंदगी कहते हैं उसका नाम गाड़ियाँ है, घर है, दिखाने की चीज़ें हैं, पुटिंग अपीयरेंसेस है, एक ट्रॉफी वाइफ है, या एक ट्रॉफी हस्बैंड है, या उसके बाद 2-4 पिक्चर परफेक्ट वो तस्वीर में अच्छे लगने वाले 2 बच्चे हैं। लेकिन उन बच्चों के अंदर क्या चल रहा है, जिस दिन वो फटेगा उस दिन आपको टिकिंग बॉम्ब में हम सब बैठे होंगे और हमें कख पता नहीं होता है। असल हकीकत ये है, क्योंकि ना जानने का मतलब ये नहीं कि आप अच्छा सोचते रहें तो अच्छा हो जाएगा।
अच्छा सोचने का मतलब है आप दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, अच्छे और बुरे का फ़र्क समझेंगे, फिर अच्छे क्या हैं उसके हिसाब से आप दिमाग चलाएंगे अपना, और जो लोग आपके के ऊपर जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको कैसे रखना है, ख़ुद को कैसे रखना है, ये रिलेशनशिप कैसे बना के रखना है, ये सारे का सारा काम आपको करना पड़ेगा। दुनिया इतनी कमाल है कि जो बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे देते हैं और वो पिसता रहता है। जैसे एक बंदा फैमिली में स्ट्रांग है, वो सारे उसके पास रोते पीटते रहेंगे, सारे उसको अपने मसले परेशानियां बताते रहेंगे और वो बेचारा दूसरों के मसले हल करता करता घुल जाएगा। और वो ना दूसरों को ट्रेन करेगा कि उठ के खुद खड़े हो, अपना अपना काम करो, शुरू में ये हेल्प करूंगा और उसके बाद खुद करेंगे आप, नहीं किया आपने, अपनी अपनी स्वाबदीद पे चलेंगे, नहीं किया तो फिर दूसरों को मौका मिल जाएगा। ऐसा लोग बहुत कम करते हैं, इसके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है। इसके लिए जो मुझे ये कह दिया उसने, या फलां कर दिया, या पीठ पीछे क्या कहेंगे, या मेरा कुछ नहीं होगा, ये इनसिक्योर लोगों का काम नहीं है। बड़ा काम करना है, इसलिए उसके लिए बड़ा सोचना पड़ता है। उसके लिए लॉन्गर रन में यही सारे लोग बाद में जब आप मरेंगे गिरबान फाड़ के भी रो रहे होंगे और छुप छुप के भी रो रहे होंगे कि उनको पता था आप कौन है और आपने उनके लिए क्या किया। बेशक वो दुनिया को जो मर्जी कहते रहें और अपने आप से आपके बारे में वो अपने आप बुरा कहेंगे तो आपको नीच करेंगे तो उनका नीचपना बराबर आएगा ना उनके, ताकि वो आपके साथ चल सके। दैट्स हाउ द माइंड ऑपरेट्स, बिकॉज दैट्स हाउ वी आर ऑपरेटिंग इट। इट्स अ मशीन। हम मशीन के ऑपरेटर हैं, हमें वो नहीं करनी आती, तो वो अपने खुद पे चल रही है और हम साथ रोते पिटते हुए उसके साथ हमने बांधा हुआ अपने आप को, और दिमाग चल रहा है, इनसिक्योरिटीज़ चल रही हैं, रिजेक्शन चल रही हैं, प्रॉब्लम आते हैं। वापस आते हैं उस पॉइंट की तरफ, ओवर एनालिसिस हम क्यों करते हैं, और फिर उस ओवर एनालिसिस हम क्यों करते हैं, और उसके बाद कुछ नहीं हो पाता और हम दुखी रहते हैं और लोग भी दुखी रहते हैं और परेशानी रहती है और फिर जाने का वक्त आ जाता है। और फिर मौलाना रोम कहते हैं कि आयरनी का वक्त, वो कहते हैं जिनको बहुत कुछ पता था, कमाल था जी, वो कहते थे कि आयरनी ये है, सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब पता चलता है कि आए किस लिए थे तो उस वक्त जाने का वक्त हो जाता है। और अब बस करें ये काम, क्योंकि 1000 साल पीछे मैं पढ़ चुका हूँ इंसानियत को, वही चीज़ वही चक्की पीसे जा रहे हैं, और ना खुद कुछ करते हैं ना किसी को करने देते हैं, क्योंकि अगर उसने कुछ कर लिया तो स्टेटस को चैलेंज हो जाएगा और आपको अपना आप इतना सा छोटे से छोटा पेस्टी सी एग्जिस्टेंस, मौत पड़ जाएगी आपको। इसलिए हम दूसरों को कुछ नहीं करने देना चाहते। ठीक है, अब आते हैं ओवर एनालिसिस क्यों होता है। ओवर एनालिसिस करने की माइंड को काबू ना करने का एक रीज़न है, और वो है हमें सोचने का सही तरीका नहीं आता। एंड वी हैव नॉट डिवाइस्ड अ वे टू थिंक प्रोडक्टिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली। मैं ये काम करता हूँ, जो भी मेरा काम है, इस काम को करने के लिए मैंने एक सिस्टम डिवाइस किया हुआ है। ये मुसलसल बोलने के लिए, ये ख्वाब देखने का हुनर मुसलसल जागने से आया है। ठीक, ये जो मैं काम करता हूँ इसमें एक्सेलेंस तक पहुँचाने के लिए इसका एक मेथड है, जब तक मैं उसको अप्लाई नहीं करता मैं ऐसे नहीं कर सकता। इसीलिए मेरी एक ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को जैसे मैं चलाता हूँ, अगर मैं वैसे नहीं चलाता तो मैं ज़िंदगी नहीं चला पाऊँगा और वो उतनी प्रोडक्टिव नहीं होगी। ये सब करने से पहले एक बात जाननी पड़ती है। जितने भी मसाइल हैं इस दुनिया में, जिस इंसान की भी जो इस वक्त सुन रहा है या बाद में सुनेगा, उसके मसाइल उसकी अपनी नासमझी की वजह से हैं। क्योंकि जब समझ आ जाती है तो फिर कोई बंदा अपना वक्त नहीं ज़ाया करता, अपनी एनर्जी नहीं ज़ाया करता, अपना पैसा नहीं ज़ाया करता, अपना इमोशन नहीं ज़ाया करता। तो जो कुछ भी हम ज़ाया कर रहे हैं वो हमारी नासमझी की वजह से है, वो एक ही चीज़ को बार बार सीखने की वजह से है और हमारी शॉर्ट कमिंग की वजह से। जो आप ज़िंदगी में बनाते हैं वो आपने अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज़ करके बनाया, और जो कुछ आपने नहीं बनाया और जिसके लिए आप तड़प रहे हैं वो आपकी वीकनेसेस हैं, जिसको आपने अपनी स्ट्रेंथ नहीं बनाया और ना उनको कभी जाना है, और दुनिया को आपने ब्लेम किया है। ठीक, एक बात ओवर एनालिसिस, पहली बात कि वी हैव नॉट डिवाइस्ड अ पर्सनल वे ऑफ थिंकिंग थिंग्स थ्रू। T3 टेस्ट जिसको मैं कहता हूँ, थिंकिंग थिंग्स थ्रू, कि आपके अंदर रब ने एक एबिलिटी रखी है। इंसान दूरअंदेश है, फोर साइटेड है, वो आगे, और कैसे मैं अभी बता सकता हूँ। हर बंदा जो गाड़ी चलाता है रोड के ऊपर जब होता है, आगे उसके एक बड़ा सारा ट्रक आ जाता है, जैसे ही वो उस ट्रक के पीछे आता है वो कोशिश करता है मैं राइट लेन में चला जाऊँ या लेफ्ट लेन में। क्यों करता है वो कोशिश? क्योंकि वो एक ट्रक को के पीछे लगने के लिए, ट्रक की बत्ती के पीछे लगने के लिए नहीं आया। उसका माइंड कहता है आगे देख, आगे क्या हो रहा है, रास्ता निकाल कहीं से। तो इसीलिए वो उसमें से निकलता है और फिर ऐसी जगह देखता है जहाँ से उसको ट्रैफिक नज़र आ रही हो, क्योंकि उसका माइंड ऑपरेट करता है, वो सेंसर है उसके अंदर, वो सेंस करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं
और क्या हो सकता है, अगली गाड़ी एकदम अगर रुक जाए आपका ट्रक, तो आप कहाँ जाएंगे, सारे तो राइट और लेफ्ट ब्लॉक हुआ हुआ है आपके विजन में। तो बिल्कुल इसी तरह हम सब का माइंड ट्रेंड है, वो वायर्ड है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी, और बहुत सारी चीज़ें वो जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। जैसे वो आपको एक्सरसाइज करने से प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए आपका दिल नहीं चाहता एक्सरसाइज करने के लिए। जब तक आप बार बार नहीं करें और न्यूरो पाथवे सेट कर दें और एंडोर्फिन्स की सिक्रीशन से आपको ज़बरदस्त किस्म की फीलिंग आना शुरू होगी, तब तक आपका माइंड कहेगा आराम कर ले, चलो रहने देते हैं, कल कर लेंगे। क्योंकि वो बना ऐसा है कि आपको बचाए, क्योंकि एक्सरसाइज करते हुए बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं जो उसको ये मैसेज मिलता है कि जी इससे चोट लग सकती है, इतना वजन उठाने की क्या ज़रूरत है छोड़ने, वो कहता है। ठीक है, हालांकि उसको नहीं पता ये उठाया जा रहा है, इससे मसल बनेंगे, बाद में हड्डियां कमज़ोर होती हैं, तो मसल ही उसको पकड़ के रखता है और वही लंबी रेस का घोड़ा बनता है। ठीक है, लंबी रेस का घोड़ा तो सब बनना चाहते हैं ना, हाँ, घोड़े की तरह दौड़ना, और मसल कोई नहीं बनाना चाहता। ठीक है, सो पहली बात, सिस्टम डिवाइस नहीं किया। दूसरी बात, हमारी क्लैरिटी ऑफ माइंड है ही नहीं, हमें पता ही नहीं व्हाट डू यू वांट। अक्सर लोग आके इस उम्र में पूछ रहे होते हैं कि भाई आई डोंट नो व्हाट आई वांट। तो फिर मैं उससे पूछता हूँ, चले मुश्किल होगा, इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू वांट, डू यू नो व्हाट यू डोंट वांट? तो वो कहते हैं नहीं। तो एक का तो पता कर लो भैया। तो मैं उससे फिर पूछता हूँ कि आप वक्त ज़ाया करना चाहते हैं? कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा बोल लो। एनर्जी इमोशन ज़ाया करना चाहते हो? कहते हैं नहीं। तो मैं कहा बोल लो। रिश्ते ख़राब करना चाहते हो? कहते हैं नहीं। तो मैं कहा बोल लो कि ये सब मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो चाहते क्या आप? प्रोडक्टिव होना चाहते हैं? हाँ जी। खुश रहना चाहते हैं? हाँ जी। पैसे बनाना चाहते हैं? हाँ जी। सुकून चाहते हैं? हाँ जी। तो बोलो ना भाई, नहीं चाहते क्या मतलब है इस बात का? तो जब पता ही कुछ नहीं, और यही लोग शादियां भी कर लेते हैं, बच्चे भी 4-4 कर लेते हैं, आगे से उनके बच्चों के बच्चे भी हो जाते हैं और उनको कुछ पता नहीं होता। ये 17 साल की उम्र में भी लोग कहते हैं आई डोंट नो व्हाट आई एम हियर फॉर, और मेरा क्या पर्पज़ है। ठीक है, शो में भी कहते हैं, आप सुना होगा आपने, और ज़िंदगी में भी कहते हैं, और आप भी कहते हैं। और फिर वो कहते हैं मैं थक गया हूँ, ये एक ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। तो जब यही नहीं पता, जहन को जब यही नहीं पता कि आप चाहते क्या हैं या आप क्या नहीं चाहते, उन प्लान खोते का सर बनाना है। ठीक है, क्योंकि वो हेल्प किस चीज़ के लिए करे? सोच तो वो रहा है, 50-60 हज़ार थॉट्स उसके बीच में तो आ रही हैं, लेकिन सोच की डायरेक्शन आपने सेट करनी है ताकि वो उसके बारे में सोचे और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स हों आपकी। तो जब हमें ये नहीं पता होता कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो माइंड को आप लिम्बो में ऐसे हवा में रख देते हैं, और फिर वो जो सोच सकता है वो अपने हिसाब से सोच लेता है, और फिर आप गोल गोल थॉट्स में घूमते रहते हैं और फिर रिजल्ट नहीं आता। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ जो हम मेरे देसी कल्चर में भी है, हम वी वांट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड, जो कभी ना होती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। हर चीज़ पैकेज डील में मिलेगी आपको। आप कोई पैशन परस्यू करना चाहते हैं तो उसकी पैकेज डील होगी। कुछ देना पड़ेगा कुछ लेने के लिए। यह कैसे पता चलता है? आप क्यों ज़कात देते हैं? आप क्यों फितरा देते हैं? आप क्यों नज़र न्याज करते हैं? आप क्यों सदका देते हैं? कुछ देते हैं कुछ लेने के लिए। ये रब के साथ भी यही मामला है। सिस्टम को ट्रिगर करने के लिए कुछ देना पड़ेगा। मसल्स बनाना चाहते हैं, अच्छे लगना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, पसीना निकालना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो उसका रिजल्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरह ये जब हम 2-3 चीज़ें नहीं करते, सोचने का एक तरीका नहीं बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये हमें पता नहीं होता, और फिर पैकेज डील हमें नहीं चाहिए। अब पैकेज डील में हमें ये भी चाहिए और वो भी चाहिए और वो भी चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता। ये चाहिए होगा तो शायद ये 2 चीज़ें ना मिलें, और बहुत ज़बरदस्त आपने प्लान बना लिया तो ये 2 चाहिए मिल जाएंगी, ये तीसरी नहीं मिलेगी, इसके साथ हमेशा स्ट्रगल रहेगी। तो ये जानना ज़रूरी है कि ओवर एनालिसिस हम इसलिए बार बार करते हैं कि एक तो माइंड पीछे से क्लियर ही नहीं उसको क्या चाहिए, फिर हम बैठते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन उस वक्त हमें होती है, फिर हम डेस्परेट होते हैं कि यार ये कमाल हो जाए, सब सही हो जाए, वो भी इसके ख़िलाफ़ है। फिर हम इमोशनल भी होते हैं डिसीजन लेने में। इमोशनल होना तो पहले ही आपकी जजमेंट को क्लाउड कर देता है, इसीलिए जज्बात आपने बाद में रखने, एंजॉय करने के लिए। जब ये काम हो जाएगा तो जज्बात इसमें एंजॉय करने के लिए रखने हैं आपने, ठीक, खुश होने के लिए रखने हैं, वो एक्सिलरेटिंग सी फीलिंग अच्छी सी आने वाली, और उसके बाद आपको मोटिवेशन मिलती है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, वो इमोशन है। फिर आप उनके साथ शेयर करेंगे जिससे आप वो प्यार करते हैं, वो इमोशन है। इमोशनल हो के काम नहीं किया जा सकता, बिकॉज इमोशनल एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग होती है।
इमोशन को बिरयानी में नमक की तरह इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसके बगैर बिरयानी इतनी ज़बरदस्त बनी हुई ज़ाया हो जाएगी। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कब किस वक्त कहाँ पे आपने इमोशन का छींटा लगाना है या तड़का लगाना है, क्योंकि हमारा सारा काम इमोशन पे चल रहा होता है। इसलिए हमको बहुत, क्योंकि हम इमोशन की बिरयानी बनाना चाहते हैं, बाकी चीज़ों की नहीं, इसलिए हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब जब हम एक प्लान बना लेते हैं, अब वो लूप होल्स मैंने सारे बता दिए। माइंड क्लियर नहीं है, सोचने का सही तरीका नहीं आता है, इससे पहले ये काम किया नहीं है, इमोशनली मुझे ये चीज़ चाहिए, ये भी सब चाहिए मुझे, और सब सही हो जाए और आज ही हो जाए। ये सारे काम बना के जब आप कोई चीज़ डिसीजन लेते हैं तो कितने फ्लॉज अभी मैंने बता दिए, इस झोल कितने हैं इसके अंदर। अब जब आपने डिसीजन ले लिया तो आपने बहुत सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं देखे, आपने अपनी वीकनेस नहीं देखी, आपने उससे पहले उस बंदे की नेचर जहन में नहीं रखी जिसके सामने आप ये प्लान बना रहे हैं। आपने अपनी नेचर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस बीच में नहीं रखी कि मैं किस जोगा हूं, मैं कितना बर्दाश्त कर सकता हूं और कितना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, और कितनी मेरी औकात है, ख्वाहिश मेरी बहुत है। यहाँ ख्वाहिशों के चक्कर में लोग मारे जा रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी, जो एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, जो जागना पड़ेगा, जो तपस्या करनी पड़ेगी, वो कब करेंगे, जो चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी इस जगह तक जाने के लिए। तो अपने आप को हम लोग या बहुत जल्दी बिठा देते हैं पठा अपना, या फिर हम अपने आप को इतना ग्लोरीफाई कर लेते हैं कि जो हम नहीं होते उस हिसाब से आप चीज़ें कर लेते हैं। 50-60 साल की ज़िंदगी में 50-60 साल का गोल बनाइए, इसके अंदर इतने पैसे कमाइए कि यह ज़िंदगी गुजर सके। ये हज़ारों सालों के पैसे जमा करके किसी और को दे के उसको भी बर्बाद कर देंगे आप, और उसके पीछे अपनी सेहत, अपनी खुशी, अपना सुकून बर्बाद कर देंगे हम लोग, और अपने रिश्ते जिनके साथ आपने ये चीज़ें एंजॉय करनी है। अकेले बंदे से ये सब चीज़ें नहीं होती, आखिर में जाके आपको पता चलेगा साथ कोई नहीं है आपके, तो वो दोस्त, वो यार, वो प्यार, मोहब्बत, बहन भाई से रिश्ता, वो मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक़, वो औलाद के साथ का ताल्लुक़, वो कहाँ है? उसको इतना रखा है आपने कि वो आपकी खुशी में खुश हो सके। यहाँ तो किसी को खुशी मिल जाए, दूसरे को मौत पड़ जाती है, बिकॉज उसने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम ही नहीं किया, क्योंकि उसकी खुशी आपको मारे जा रही है। तो अगर कोई और कुछ हो गया और आप खुश होने का तरीका आपको नहीं आता, तो आप तो बेचारा उसकी खुशी में आप मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, तर नहीं जाएंगे, समझे ना। तो इसीलिए अपने आप पे काम करना और इन तमाम चीज़ों को सही जगह पे रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब माइंड को पता है कि इतने झोल चल रहे हैं, अब आपने अपना एक काम कर दिया, अब वो आपको बार बार कहता है कि ये फैसला गलत है। मज़े की बात बताता हूँ, आप जो लोग कंफ्यूज होते हैं ना बहुत ज़्यादा, और मैं ये बात सारी बता कहाँ से रह रहा हूँ ये सारी बातें इसी तरह रवानी में, क्योंकि मैं इतना ही कंफ्यूज आदमी था। जिस माशरे में हम रहते हैं उसमें खुदा की इतनी कन्फ्यूजन डाली जाती है, उसमें रिश्तों की इतनी कन्फ्यूजन डाली जाती है, उसमें माशरे की इतनी कन्फ्यूजन डाली जाती है, उसमें ख्वाहिशात की और जज्बात की इतनी कन्फ्यूजन डाली जाती है कि 25-30 साल पहले से बंदे का नॉर्थ ही सीधा नहीं होता, और जिसका सीधा हो, और फिर उसमें बाद आप में हिम्मत और उस आप में जुर्रत इतनी कम रह जाती है कि आप कहते हैं ये इसी तरह चलने दो यार, ये नहीं ठीक हो सकते, या मैं नहीं ठीक हो सकता, या ये ज़िंदगी नहीं ठीक हो सकती। और इन्वायरमेंट भी जो है ऐसे बंदे को पूरा उसकी एनर्जी सक कर लेता है, क्योंकि वो हर वक्त लड़ता रहता है। तलवारें चारों तरफ आप चलाते रहेंगे तो जाहिर बात है थक जाएंगे ना, वज़न से भी और थकावट से भी, और कुछ रिजल्ट भी ना आने से। तो ये सब हम लोग करते हैं, इसीलिए हम लोग ओवर एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ओवर एनालिसिस ना करें, और उसकी एक मिसाल जो मैं देने वाला था वो ये है, आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब जाते हैं 2 परफ्यूम्स के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहे होते, या 2 शर्ट्स के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहे होते, तो आप एक शर्ट को ज़्यादा पहन के देखते हैं, आपको बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन आप ले एक ही सकते हैं। यकीन करें 90% लोग वो वाली शर्ट उठा के ले आते हैं जो सेकेंड चॉइस में होती है उनकी, जल्दी में वो ऐसे लेते लेते उसको उठा के आ जाते हैं, और फिर 2 दिन बाद वापस करने पहुंच जाते हैं, 4 चक्कर लगाते हैं। तो आपको ना अपने टेस्ट का पता है, ना आप सर्दी गर्मी की शर्ट आप लेना चाहते हैं उसका पता है, शर्ट लेना क्यों चाहते हैं अगर ढेर लगा हुआ है ये आपको भी नहीं पता। आप ऐसे ही गए हैं और अब आपको एक चीज़ अच्छी लग गई है, लेकिन 2 अच्छी लग गई हैं, अब 2 में से एक लेनी है, तो आपने वो ले ली, वो आपने ट्राई भी नहीं की, उसके साथ आपका कोई तो उसके बाद इसी तरह हम रिश्तों में करते हैं, इसी तरह इन्नी मिन्नी करके ना, शी लव्स मी नॉट करके ना खेलते हुए हम बेसिकली वही बच्चों वाला काम है। 50-60-70 साल में जिस्म बूढ़ा हो जाता है, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, लेकिन अंदर का बच्चा वैसे का वैसा ही है। रोज़ देखता हूँ, रोज़ मिलता हूँ। और क्लैरिटी ऑफ माइंड एक स्किल है,
इसको डेवलप करना पड़ता है, इसके लिए सोचने का तरीका सीखना पड़ता है, उसके लिए अपनी रास्ते को सीधा करना पड़ता है, इसके लिए अपनी नेचर को समझना पड़ता है, अपनी वीकनेसेस को समझना पड़ता है, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझना पड़ता है, इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को समझना पड़ता है, ज़िंदगी में थ्रेट्स को समझना पड़ता है। अगले बंदे के जिसके साथ ये मिलके करे उसकी नेचर जो कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। ट्वीक करने की लोग कोशिश करेंगे उसको आपके साथ, अगर उन्होंने चलने, बदलेंगे नहीं कभी भी। उसको अकाउंटेड करना प्लान के अंदर, हालात जब बदलेंगे तो क्या होगा। और फिर पैकेज डील में है ये, इसमें 2 चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको चाहिए, लेकिन हो सकता है एक चीज़ ऐसी मिले जो आपको नहीं चाहिए, उसको साथ रखना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जो बिजनेसमैन होते हैं, जैसे लोग बिजनेस करते हैं ना, वैसे लाइफ चलाएं। इसीलिए लोग कहते हैं बिजनेस, ये आजकल के ज़माने में अगर गवर्नमेंट चलानी है तो बिजनेसमैन को चलाने दें, अपना बिजनेस बंद करे वो, क्योंकि वो अपना खाना शुरू हो जाता है, अपना बंद करो। इस वक्त दुनिया में हर चीज़ बिजनेस के हिसाब से चल रही है, तो आप अगर अपनी ज़िंदगी को भी ऐसे चलाएं, कितना दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते, कैलकुलेटेड रिस्क कितना है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, थोड़ी थोड़ी करके करनी है, फिर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, फिर उसके ऊपर और इन्वेस्टमेंट करना है तो 2 बंदों के बीच में अपने अपने रोल्स क्लियर होने चाहिए। अगले जिसके साथ आपने बिजनेस किया है उसका क्या काम है, आपका क्या काम है, बीच में चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे के लिए जज्बा होना चाहिए, कुछ एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप ऐसे करेंगे ना, तो फिर ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और ये ओवर एनालिसिस जो है करना हम कम कर देंगे। और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रैक्टिस है। अपने जहन को जैसे जैसे आप पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर लगाएंगे ना, जो प्रैक्टिकल चीज़ें उसको आप बताएंगे कि देखो मैंने ये किया है, तो माइंड आपका शुरू में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन फिर साथ साथ वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थॉट्स जो है ना वो जनरेट करना शुरू कर देगा। इससे आते हैं मैडम की वो थॉट जो उनका पॉइंट था कि रिजेक्शन जो फील होती है हमें लोगों से, उसका हम क्या करें। देखें, किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी में आप प्राइमरी रोल में नहीं हो सकते, इस चक्कर से बाहर निकल आए। दूसरे इंसान के रोल में आप हमेशा सेकेंडरी रोल में होते हैं। फिल्म का हीरो या फिल्म की हीरोइन का अगर आपका रोल नहीं है, आपका जो ज़िंदगी में रोल है वो हीरोइन का है, लेकिन जो बाकी रोल हैं वो साइड रोल्स कर रहे हैं, वो छोटे छोटे रोल्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो फिल्म लोगों तक पहुंचती है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में भी मरकज़ी किरदार करें, उनकी ज़िंदगी में भी हीरो या हीरोइन आप हों, ये नहीं हो सकता। वो उनकी लाइफ है, उसमें आप सिर्फ सप्लीमेंट रोल के तौर पे काम करेंगे। इस आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इंपॉर्टेंट हों, आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को पहले एक्सेप्ट करें ना। जो आदमी खुद को एक्सेप्ट नहीं करता, वो जैसे होता है उसको पूरी दुनिया यही लगती है कि वो मुझे रिजेक्ट कर रही है। जिस दिन आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, जैसे इस शो में हुआ है, हज़ारों लोग आपकी तरह के निकल के आ रहे होते हैं और वो एक्सेप्ट अपने आप को करना शुरू कर देते हैं, और आपको भी एक्सेप्टेंस मिल जाती है, उनको भी मिल जाती है। लेकिन ये आपने एक्सेप्टेंस चाही नहीं होती, आप सिर्फ राइट थिंग टू डू कर रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, तो मैं ये कह रही हूँ या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उस हिसाब से लोग आपके आसपास आ जाएंगे, पूरी दुनिया। और रोज़ ये लोग रोज़ आपको रिजेक्ट करना चाहेंगे। दुनिया में जितने लोगों ने जिसको रिजेक्ट किया गया है, किसी भी काम में, प्रोफेशन में रिजेक्ट किया गया, वो बंदा इस वक्त उस बिजनेस की, उस काम के टॉप पे है। रिजेक्शन को लेना सीखें कि अब करना, एक्सपीरियंस आया है ना, तो एक्सपीरियंस को ट्रांसलेट कैसे करना है, अपने एसेट के तौर पे उसको ट्रांसलेट करें कि मेरी ये वीकनेसेस बताई गई हैं मुझे, मैं इस पे काम करूंगा। तो जब आपको एक्सपीरियंस को ट्रांसलेट करना आ जाएगा तो रिजेक्शन ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, आपने किसी दूसरे इंसान से कुछ चाहा, लेकिन उन्होंने वो चीज़ आपको नहीं दी, आपको लगा कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। उस आदमी की ज़िंदगी में आप या आपका काम प्रायोरिटीज़ में नहीं है, इतनी सी बात है। तो किसी की प्रायोरिटी में ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप रिजेक्ट हो गए, ये अपना गलत सोचने का तरीका है। वरना किसी इंसान की क्या औकात है किसी को रिजेक्ट करे। आप उन्होंने जो स्टैंडर्ड बनाया उस पे पूरे नहीं आए, उसका मतलब ये नहीं कि आपको रिजेक्ट कर दिया, उसका मतलब है आप उस स्टैंडर्ड पे नहीं आए, बस खत्म होगी बात। क्योंकि आपके लिए कोई और जगह है, इससे बहुत बेहतर जगह हो सकती है। ये सोचने का तरीका है, जब तक हम ये नहीं करते। दूसरी बात, जिस आदमी को पता ही नहीं है वो आपको कैसे रिजेक्ट कर सकता है। इसके साथ ही पॉइंट बहुत अच्छा था, वो क्रिटिसिज्म से रिलेटेड। उन्होंने पूछा गया सर आपने क्रिटिसिज्म के बारे में कुछ बात की थी जो हमें समझ नहीं आई थी, तो वो भी सुन लीजिए, क्योंकि रिजेक्शन क्रिटिसिज्म से बहुत आती है लोगों को। सुनिए, criticism, only he who has the heart to help has the right to criticize। जिस चीज़ में आप
मदद नहीं कर सकते उस चीज़ में आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जिस चीज़ में आपको कुछ पता नहीं है, मतलब एक जैसे हमारी बात हुई थी, एक पेंटर है कोई, उसकी पेंटिंग पे आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। आप ये कहना कि मुझे ये पेंटिंग नहीं पसंद, ये क्रिटिसिज्म नहीं है। ये कहना कि इस पेंटर को पेंटिंग नहीं बनानी आती, तो वो आपकी तरफ मुंह करके देखेगा, आपसे कहेगा आप पेंटर हैं, आप कहेंगे नहीं, तो आपकी औकात नहीं है उस पेंटिंग पे क्रिटिसाइज़ करने की। अगर आप पेंटर हैं तो फिर आप कह सकते हैं मुझे इस पेंटर का काम नहीं पसंद, या इसने ये गलत बनाया, तो वो ये मेरा काम है जी, फिर आपकी वैल्यू बनती है। ये क्रिटिसिज्म करने के चक्कर में हमारी पूरी कौम बर्बाद होगी। एक इमरान खान जिसकी बॉडी ऑफ वर्क आप देखते हैं, तो किसी बंदे ने मुल्क में उतना काम और उतना कंट्रीब्यूशन वैसा नहीं किया जैसे उसने किया। लेकिन दूध दही बेचने वाले से लेके, समोसे वाले से लेके, रेडी वाले से लेके ऊपर के बिजनेसमैन तक सारे उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं एज इफ़ उन्होंने इमरान खान जैसा बॉडी ऑफ वर्क पहले कर लिया है और अब वो भी प्राइम मिनिस्टर या पहले लगे थे या फिर अब आगे लगने वाले हैं और वो सियासत में है। तो इन्हीं बातों से लोग बर्बाद हुए हैं। जिसको जो काम नहीं आता वो उस काम को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह जब कोई आलिम बैठता है किसी जगह पे बात, जिसके 25-30 साल काम किया, उसने डिग्रीज की हैं, वो कोई बात करता है, तो उसका मुलाखड़ा या उसकी जो सामने जो डायलॉग कराया जाता है किसी लौंडे लपाड़े से थोड़ी करा दिया जाता है। जो बंदा थियोलॉजी में है ही नहीं, जिसके वो स्टडी ही नहीं है, जिसके वो एक्सपीरियंसेस ही नहीं है, वो ABC जिस अभी सीख रहा है चीज़ों की, उसने थोड़ी उसके साथ जाके तो टाकरा लगा देना, या उसको ऐसा मंच या ऐसा प्लेटफॉर्म मिल भी जाता है, नहीं मिलता, ना कोई देता है उनको। तो पहले ये समझें कि आपकी जगह कहाँ है, ठीक, और उसके बाद इस वक्त आपकी जगह कहाँ है और वहाँ से आपको क्या चीज़ें करनी है। और जब आपका वो मौका मुकाम आएगा तो आप ज़रूर उन तमाम चीज़ों को कर सकते हैं। हम जाते फौज में और कहते जी नहीं फौज में ये नहीं ठीक, नहीं भाई, पहले आपको 2 साल का वो रगड़ा लगता है कि आपके सारे सेंसेस जो है ना जाग जाती हैं और आप अपनी जगह पे आ जाते हैं। फिर आप लोगों को देखते हैं, जो काम मुझे आता ही नहीं उसमें लोग कितना कमाल करते हैं। फिर आप उस जगह पे पहुंचते हैं तो फिर आपकी एक मौका आता है, जब आपको मौका दिया जाता है कि अब बदलो, अब ये चीज़ें मुझे रास्ते में लगी कि ये चीज़ों को प्रोडक्टिव किया जा सकता है, इसको मज़ीद पॉजिटिवली रीइंफोर्स किया जा सकता है, तो आप ज़रूर करें। लेकिन उससे पहले आपको ये मौका नहीं मिलेगा। और यही क्रिटिसिज्म कर के लोग जो हैं, जिसको जो काम नहीं आता उसके हिसाब से अगर चीज़ें बनाई जाती। ये शो जो आप सुन रहे हैं, ये शुरू में अगर मैं इसको लोगों की मर्ज़ी पे बनाता तो 12 साल तक कोई शो नहीं चलता, ना चलाने देते हैं लोग, क्योंकि वो अपने हिसाब से करना चाहते हैं। ये उनका काम नहीं है। जिसने बनाया है, कंसीव किया, जिसको इसकी जो एक तरीके से किया गया है, इस हिसाब से चला है तो यहाँ तक पहुँचा है। आप लोग अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से चलाते हैं। अगर आप दूसरे लोगों में की क्रिटिसिज्म, वो स्पेशली, और दूसरी बात ये जो रिजेक्शन वाली बात है, कई लोगों को उस काम में कोई पता ही नहीं होता और वो उसमें भी आके ये चीज़ें कहना और करना चाहते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ों से मसाइल पैदा होते हैं। इसके साथ ही वक्त ख़त्म हो चुका है जी। इस तरह रेडियो का शो होता है, इसी तरह कॉन्सेप्ट बनते हैं, इसी तरह आपके लिए एक ट्रैक जो है जी वो आखिर में रखा जाता है और बीच में ही आता है जब हम बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया जनाब, उन्होंने कहा कि जी वो एक हमें बड़ी पसंद है एक नज़्म जो फैज़ साहब की है, वो सुना दीजिए, तो वो आपके गोशगुजार करते हैं जी। और ये हर बंदे के, हर देसी बंदे के दिल की आवाज़ हो सकती है, क्योंकि हम सारे काम आधे अधूरे करते हैं। जो काम होल हार्टेडली नहीं किया जाता, जिसको वक्त के साथ साथ ट्वीक नहीं किया जाता, उसको रेलेवेंट नहीं रखा जाता, उसको डिस्कवर या रीडिस्कवर नहीं किया जाता, वो काम हमेशा कमज़ोर पड़ जाता है और फिर आखिर में उसको हम वैसे ही छोड़ देते। फैज़ साहब के अल्फाज बहुत सारे लोगों के लिए, और उसके बाद ट्रैक, और जाने से पहले काम की बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया, दोनों को अधूरा छोड़ दिया।
जुदाई दी, इश्क दी रीत जुदाई दी, चल जिस्म नू अज रिहाई दी। तू जाने पर चुप क्यों है, खुदा तेनू कसम खुदाई दी। रांझना वे, रांझना वे, रांझना, रांझना वे, रांझना वे, रांझना वे।